निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं विजयपाल सिंह परिहार आज पॉलिटी के नए अंक के साथ। चलें, तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले अंक में जो चीजें पढ़ी वो उसमें था जो संविधान की विशेषताएं थी, वो टॉपिक चल रहा था संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं में हम लोगों ने 5 पॉइंट तक संविधान की विशेषताएं देखी थी। अब उससे आगे हम लोग संविधान की विशेषता देखेंगे। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो यहां पर दो शब्दावली यूज की गई है, एकीकृत न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत क्या होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होता है, इस चीज को समझना होगा। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है पूरे देश में न्यायपालिका एक ही है, एक ही तरह की न्यायपालिका है। राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग तरह की न्यायपालिकाएं नहीं हैं। राज्य और केंद्र दोनों के लिए यानी पूरे देश की व्यवस्था के लिए एक ही तरह की न्यायपालिका है। जबकि संघीय देश होते हुए तो हमको क्या करना चाहिए, केंद्र की न्यायपालिका अलग होनी चाहिए और राज्य की न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, पूरी एक न्यायपालिका है जिसमें सबसे ऊपर हमारा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर इसके नीचे है उच्च न्यायालय। सभी राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। फिर सभी राज्यों के जिलों में जो व्यवस्था होती है वहां जिले में जिला न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं उसे, सत्र न्यायालय। तो इस तरह से ये जो व्यवस्था है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर राज्य का कानून कोई टूटता है, राज्य के कानून के उल्लंघन के मामले में अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तब भी यही सेटअप काम करता है। केंद्र का कोई कानून टूटता है तब भी इसी सेटअप के अंतर्गत सारी प्रोसेस होती है। मतलब आप समझें कि हम अलग अलग राज्य और केंद्र के लिए न्यायपालिकाएं नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर एक ही न्यायपालिका से काम चला रहे हैं। जबकि संघीय देशों जैसे अमेरिका में केंद्र की न्यायपालिका ये अलग, राज्य की न्यायपालिका ऐसे अलग होती है। यानी राज्य का अपना सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय बनाए और केंद्र का अपना बनाए जो बनाना है। तो केंद्र का अपना सेटअप होता है, उसमें 2 स्तर होंगे, 1 स्तर होगा, 3 स्तर होंगे। केंद्र अपना समझेगा, राज्य अपना समझता है। संघीय देशों में होता तो ऐसा है, लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। ये हमारे लिए यूनिकनेस है, हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई हुई है। ठीक, तो यहां पर क्या है, एकीकृत जो न्यायपालिका है वो इस तरह की एकीकृत न्यायपालिका। फिर अगली चीज होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। यहां एकीकृत न्यायपालिका में एक चीज और समझना है कि संघीय देश होने के बावजूद हमने क्या किया हुआ है, एकीकृत न्यायपालिका ली हुई है। एकीकृत न्यायपालिका बेसिकली एकात्मक देशों का लक्षण होता है, संघीय देशों का लक्षण नहीं होता। जैसा मैंने बताया कि संघीय देश होते तो 2 स्तरों पर होना चाहिए। तो ये क्या है, एकीकृत जो एकात्मक देश होते हैं, एकात्मक देश होते हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है वो होती है। तो एकात्मक देशों की व्यवस्था के अंतर्गत ये आता है, लेकिन भारत संघीय देश होने के बावजूद एकात्मक व्यवस्था को अपने साथ लेके चल रहा है। फिर अगली चीज आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसको देखते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है। तो किससे स्वतंत्र होना है न्यायपालिका को, न्यायपालिका किससे स्वतंत्र होगी यहां पर देखना है। तो न्यायपालिका विधायिका एवं कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र, यानी सरकार जो कहेगी वो डिसीजन नहीं देना है, सरकार के दबाव में नहीं होना है।
स्वतंत्र होना है। चूंकि क्या है, इनको संविधान के, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने की व्यवस्था दी गई है, और संविधान की व्याख्या अगर सरकार के हिसाब से होगी तो फिर तो संविधान सब कुछ बेकार हो जाएगा, और संविधान जो सरकार आएगी अपनी विचारधारा के अनुसार एक नए प्रकार की व्यवस्था देगी। तो वैसे में क्या होगा, राज्य और केंद्र का डिस्प्यूट होने लगेगा। तो तमाम सारे डिस्प्यूट से बचने के लिए क्या है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका रखी गई है कि जो सरकारों के दबाव में काम नहीं करती हो, स्वतंत्रता पूर्वक काम करती हो, ऐसी न्यायपालिका रखी गई है। और ऐसी न्यायपालिका की मैंने अमेरिका का जब हम संविधान पढ़ रहे थे तब बताया था कि ऐसी स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत कहाँ होती है, संघीय देशों में होती है, संघीय देशों में। तो अब आप समझ गए कि हमारी न्यायपालिका ऐसी है जो कुछ लक्षण ऐसा रखता है जो एकात्मक देशों में पाए जाते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो संघात्मक देशों में पाए जाते हैं। तो हमारी एक ही न्यायपालिका संघीय और एकात्मक दोनों देशों के लक्षण, दोनों तरीके की व्यवस्थाओं के लक्षण अपने साथ लेकर चलती है। तो ये एक तरीके की विशेषता हुई। फिर अगली विशेषता की तरफ हम लोग चलते हैं। तो अगली विशेषता हमें क्या है, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ये विशेषता हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तब भी देखने को मिलेगी। तो पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का यहां क्या मीनिंग लगाया गया, ये समझना है कि भारत देश में पंथ निरपेक्षता अपनाया गया, उसके पीछे क्या वजह है और पंथ निरपेक्षता क्या है। तो समझिए, भारत देश बहुधार्मिक देश है, बहुधार्मिक देश है। तो यहां पर क्या है, पंथ निरपेक्षता को क्यों अपनाया गया कि बहुधार्मिक देश है, और जो बहुत सारे धर्म हैं उनके धर्मावलंबी हैं वो आपस में लड़ के समस्याग्रस्त ना हो, इस वजह से हमने पंथ निरपेक्षता मूल्य को अपनाया है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जिससे कि हम फाइनली क्या है, बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रह सकें, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, और समस्याएं कम से कम हो। तो इसके लिए पंथ निरपेक्षता की जो परिभाषा हमने स्वीकार की है वो क्या कहलाती है कि देश का कोई पंथ नहीं होगा, देश का कोई पंथ नहीं होगा। अब हाँ, यहाँ धर्म और पंथ, कई बार क्या होगा, आप लोगों को ये लगेगा कि भाई यहाँ पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता भी एक शब्द है, तो धर्म निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, इसके डिटेल में हम लोग चलेंगे। जैसे ही अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे तो उसमें क्या है, प्रियम्बल में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल करेंगे इस चीज का कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या है। यहाँ पर बस ये समझिए कि पंथ निरपेक्षता के मीनिंग क्या होते हैं और यहाँ पर एक विशेषता के तौर पर कैसे आया, क्या यूज है इसका। तो यही है कि बहुधार्मिक देश हैं और आपस में विवाद ना हो और हम आपस में सामंजस्य के साथ रह सकें, इसके लिए कहा गया देश का कोई पंथ नहीं होगा। जैसे हम हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र नहीं होंगे, हम किसी इस तरह के धार्मिक देश नहीं हैं कि हम क्या हैं, एक धर्म के अनुसार पूरे देश की व्यवस्था को चलाएं, एक किसी पंथ के अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चलाएं, ऐसे देश नहीं हैं। तो यहाँ पर यही समझना है कि हम ऐसे देश नहीं हैं जो किसी पंथ विशेष के अनुसार अपने देश को चलाते हों। जैसे क्या है, कोई मुस्लिम कंट्री होता है तो कहता है शरिया के अनुसार देश चलेगा, कोई ईसाई कंट्री होता है तो कहता है बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार देश चलेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पर देश नहीं चलेगा, ये कहा गया है, या किसी पर्टिकुलर पंथ के आधार पर देश नहीं चलेगा। और सभी धर्मों को, जो भी पंथ हैं, उनको संरक्षण देगा राज्य, राज्य सभी पंथों को
संरक्षण देता है। तो राज्य सभी पंथों को संरक्षण देगा, वो जो भी पंथ हो, क्योंकि उसका तो कोई अपना पंथ है नहीं, और सभी को अपना अपना पंथ मानने की या अपना अपना धर्म मानने की छूट होगी। ये कुल मिला के यहाँ पर कहा गया। तो इस तरह अपना अपना धर्म मानिए और दूसरे के काम में अड़ंगा मत कीजिए, क्योंकि राज्य है वहां पर दूसरे को संरक्षित करने के लिए। अगर दूसरे के काम में अड़ंगा करेंगे तो राज्य वहां संरक्षित करेगा, क्योंकि राज्य किसी भी पंथ के प्रति बायस्ड नहीं होगा कि ये हमारा है कि ये हमारा है ना। तो ऐसा देश एक बेहतर समाज बन सके, इसके लिए हमने पंथ निरपेक्षता की विशेषता को अपनाया है। अब इसके बाद अगली विशेषता है समाजवादी देश। समाजवादी व्यवस्था भारतीय संविधान के प्रियम्बल में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई 1976 में, यानी संविधान बनने के साथ ये नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, इसके साथ ही आई समाजवादी व्यवस्था। लेकिन हमारे देश के जो भी नीति नियंता थे, जो संविधानवेत्ता थे, जिन्होंने संविधान निर्मित किया, वो समाजवादी व्यवस्था को पसंद करते थे। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इस चीज को नहीं लिखा ताकि स्वतंत्र रूप से जो सरकारें हों वो समाजवादी या इसके अपोजिट पूंजीवादी व्यवस्था किसी को अपना सकें। लेकिन सरकार और तमाम संविधानवादियों का, भारत में जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनका विचार था कि समाजवाद के हम ज्यादा नजदीक हैं और समाजवादी व्यवस्था को हमें उपयोग करना चाहिए। क्यों उपयोग करना चाहिए? तो वो समझिए कि समाजवादी व्यवस्था में जो भी उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, यानी जिसे हम कहते हैं संपत्ति, तो हमारे देश के पास क्या है, संपत्ति लोगों के पास बहुत कम थी। बहुत सारे लोग गरीब थे, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारी संपत्तियां जमा थी। हमको चाहिए था कि इस पूरी गरीबी का निवारण करें, और उसके लिए चाहिए कि सरकार अपने हाथों में बहुत सारी पावर और इस संपत्ति के वितरण का जिम्मा ले। और ये संपत्ति के वितरण का जो जिम्मा है वो समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत हो सकता था। तो उन्होंने कहा उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण होगा? सरकार का नियंत्रण होगा। ज्यादा तौर पर जो उत्पादन के साधन हैं उनको निर्मित करने की जिम्मेदारी सरकार को उठानी होगी। इसलिए मैंने कहा कि संविधान में भले इस शब्द को शुरुआत में शामिल नहीं किया, लेकिन जब शुरुआत में सरकारों को चलाने की व्यवस्था हुई तो चूंकि भारत देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा समस्या थी, और उस सारी समस्या को निवारण करना लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता था, बल्कि सरकारों को स्टेप अप करना था। जहां जहां से संपत्तियां बन सकती थी उन्हें बनाना था और लोगों तक पहुंचाना था, ताकि वो समस्या, अपने जीवन की गरीबी से उबर सके। इसलिए सरकार ने उत्पादन के साधनों पर जहां भी आवश्यक समझा वहां पर नियंत्रण किया। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, समाजवादी देशों में क्या होता है, सारे देश की सारी संपत्ति को सरकार एक्वायर कर लेती है। बस भारत में ये काम नहीं किया हमने। भारत में हमने एक काम किया, जब जहां जरूरत उस चीज को हमने सरकार के अंडर में रखा, और ताकि उसका विस्तार सरकार अपने अनुसार कर सके, ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। जैसे बैंकिंग सिस्टम पहले प्राइवेट सेक्टर में था, बाद में 1969 में आप जानते हैं देश में बैंकिंग सिस्टम का राष्ट्रीयकरण किया गया।
तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि वो चाह रही थी कि बैंकिंग सिस्टम का विस्तार गांव-गांव तक किया जा सके। हर जो भी लोग हैं, गांव में लोग हैं, एकदम निचले तबके के लोग हैं, वो सब लोग उसका फायदा ले सकें। इस वजह से सरकार ने उस व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। तो सरकार लगातार देख रही थी कि कौन सी व्यवस्था को सरकार अपने हाथ में लेके चलाए ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो। तो सरकार उत्पादन के साधनों को, बहुत सारे उत्पादन के साधनों को बढ़ाने के लिए या उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में लेके बेहतर वितरण की व्यवस्था कर सके, उस बात के लिए हमने समाजवादी व्यवस्था को चुना था, न कि पूंजीवादी व्यवस्था को। क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में सरकार ये जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करती, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपनी अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि अगर किसी के पास, कुछ लोगों के पास ज्यादा संपत्ति हो और बाकी लोग गरीब हैं, तो शोषण की व्यवस्था होगी, ज्यादा शोषणकारी समाज बन जाएगा। और हम लोगों को शोषण से मुक्ति दिलवाना चाहते थे, शोषण से मुक्ति, क्योंकि इतने दिनों में अंग्रेजों ने शोषण ही तो किया था। और अब अगर कुछ भारतीय मिलकर अन्य भारतीयों का शोषण करने लगे तो व्यवस्था तो वही रह जाती। तो उस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और इस शोषण को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ही हमने क्या है, समाजवादी व्यवस्था को अपनाया। तो ये अगली जो व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था, वो इसलिए अपनाया। फिर अगली विशेषता पर चलते हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सॉवरेन फ्रेंचाइज, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये जो विशेषता है, इस विशेषता को, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की विशेषता को हमने अपनाया, ऐसे समय अपनाया जब दुनिया में कोई देश शायद ही ऐसा करता कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार अपनाता, जबकि उसके पास निरक्षरता, गरीबी, पिछड़ापन, ये सब व्यापक पैमाने पर मौजूद था। क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब वोट डालने का अधिकार मिले तो आपको सेंस तो होना चाहिए। तो अनपढ़ आदमी का सेंस, उस पर डाउट था लोगों को। अनपढ़ आदमी का क्या सेंस होता है? पढ़े लिखे आदमी का सेंस डेवलप होता है। अकबर अनपढ़ था, पर उसका सेंस ऐसा डेवलप था कि अगला व्यक्ति महान राजाओं में एक हुआ। भारत में जो बड़े और महान राजा हुए उनमें से एक अकबर भी हुआ, अब वो निरक्षर था। तो सेंस काम करता है कि नहीं? कभी गांव में जाइए, देखिए जो आपके बुजुर्ग हैं, कई बार अनुभव से, अपने अनुभव से ऐसी बात कहेंगे जो आपको एक नजर में लगेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता। आप पढ़े लिखे होंगे और हो सकता है कि ऐसे बुजुर्गवार से पूछिए जो अनपढ़ हों, लेकिन वो ज्यादा बेहतर आपको अपने अनुभव से बात बताएंगे। तो इसका मतलब है निरक्षरता डिसीजन मेकिंग पर संपूर्ण रूप से प्रभाव डालती हो और उसे खत्म कर देती हो, ऐसा नहीं है। निर्णय क्षमता जो होती है आपके जीवन जीने की व्यवस्था से आती है। आप जीवन कैसे जीते हैं, जो आसपास का वातावरण है उसको आप सही से एनालाइज कर पाते हैं कि नहीं। कबीर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, है ना, लेकिन क्या है, आज उनके लिखे गए दोहों पर रिसर्च होता है, बाकायदा लोग पीएचडी करते हैं। तो तमाम सारे ऐसे अनपढ़ लोगों का उदाहरण आप ढूंढ पाएंगे या कम पढ़े लिखे लोगों का उदाहरण ढूंढ पाएंगे
जिन लोगों ने बेहतर काम किए, इतने बेहतर काम किए कि आज पढ़े लिखे लोग उनके कामों को देखते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा है, और उस पर क्या है, हम तमाम सारी डिग्रियां हासिल करते हैं अनपढ़ लोगों के कामों पर। तो यही समझिए कि निरक्षरता इतनी बड़ी बाधा नहीं थी, ये हमने समझा अपने इनसाइट से। भारतीय जो संविधान वेत्ता थे उन्होंने इस बात को समझा था, क्योंकि वो भारत के गांव में, भारत के लोगों में उनको आस्था थी, उनको विश्वास था कि ये सारे लोग जो हैं अच्छा डिसीजन करेंगे। फिर गरीबी, केवल अमीर होना कहाँ की योग्यता होती है? अमीर होने से आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है। आपके पास पैसा है तो आप अच्छी अच्छी जगहों में जा सकते हैं। एक आदमी बहुत अच्छी अच्छी जगहों में पढ़ने लिखने और तमाम सारी चीजों के लिए नहीं जाता, उसका एक्सपोजर कम होता है। पर इतना कम होता है क्या कि अपने बारे में एक बेहतर सरकार न चुन सके? तो ये गरीबी बाधक नहीं है। तो इसलिए ये गरीबी भी उनके रास्ते में बाधा नहीं बनी। पिछड़ापन, महिलाओं का, SC ST, OBC, तमाम सारे वर्ग का पिछड़ापन, कहा गया इस तरह के पिछड़े समाज में निर्णय क्षमता बुरी तरह से प्रभावित होती है। ये लालची होते हैं, एक तरीके से पिछड़े लोग होते हैं। इनको क्या है, आप थोड़े पैसे देके अपनी तरफ वोट करवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को वोट देने का, ऐसे लोगों को आपको क्या है, वोटिंग राइट देने का क्या मतलब? और अगर ऐसा वोटिंग राइट आप दे भी रहे हैं तो आप समझिए आज नहीं तो कल देश बिखर जाएगा, क्योंकि ये तो केवल लालच के आधार पर वोट देते हैं और लोग इनके लालच का फायदा उठा जाएंगे। हमारा अनुभव कि हां, फायदा तो उठाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसने देश को बांट दिया हो। आज 1947 में आजाद हुए, 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, आज 2020 में हैं हम। और आज क्या है, 70 साल का ये व्यवस्था जो है, 70 साल की व्यवस्था ये दिखाती है कि इस समस्या के कारण हमारा देश नहीं टूटा और ना पीछे गया। तो ये समझिए कि हमारे अनुभव ने ये बताया कि जो हिम्मत, जो करेज दिखाया था, जबकि दुनिया के तमाम देशों में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो जो करेज दिखाया था भारतीय संविधान वेत्ताओं ने और लोगों पर भरोसा जताया था कि हम उन सभी को वयस्क मताधिकार देते हैं, उन सभी को मताधिकार देते हैं जो 21 साल के हो चुके होंगे। बाद में इसे घटा के 18 साल कर दिया गया, 61वां संविधान संशोधन। तो यहां समझिए क्या है, ये जो 21 साल से 18 साल कर दिया गया, तो ये भी किया गया कि युवा हैं और वो निर्णय ले सकते हैं। 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है, उसकी निर्णय क्षमता विकसित हो जाती है, तो ऐसे में 18 साल के व्यक्ति को ये भी निर्णय लेने का हक होना चाहिए। तो फाइनली 18 साल कर दिया गया और जो भी व्यक्ति 18 साल का पूरा हो जाता है उन सब व्यक्तियों को वोटिंग राइट मिलता है। कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जिसमें किसी जाति का है, धर्म का है, किसी वर्ग का है, किसी का किसी अलग अलग क्या है, गरीब है, अमीर है, किसी भी तरीके का हो, सबको एक समान वोटिंग राइट दिया गया। ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो संविधान वेत्ताओं ने एक बड़ा करेज दिखाया था ये करते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इस बात का कि क्या हम ऐसे देश में जहां पर ये सारी समस्याएं हों, क्या ये दे सकते हैं? लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। आज हम 2020 में पहुंच के ये कह सकते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा। फिर अगली विशेषता की तरफ चलते हैं हम लोग। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता क्या विशेषता है कि हम हैं तो संघीय देश, हैं तो हम संघीय देश, लेकिन ये विशेषता है एकात्मक देशों की।
एकात्मक देश, जैसे ब्रिटेन एकात्मक देश है तो वहां पर एकल नागरिकता हो सकती है, लेकिन भारत जो है संघात्मक देश है। ऐसे अमेरिका भी संघात्मक देश है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है, राज्य की अपनी नागरिकता और केंद्र की अपनी नागरिकता। लेकिन भारत में केवल एक नागरिकता है। आप निवासी हो सकते हैं, इस राज्य या उस राज्य के निवासी हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहां पर जो नागरिकता है एक है, एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था है एकल नागरिकता। अगली विशेषता हम देखते हैं। हमारे संविधान में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे अल्पसंख्यक, पिछड़ी जातियां, महिलाएं, इन सब के लिए जो भी पिछड़े हुए थे, किन्हीं भी कारणों से, अलग अलग कारण हैं, अनुसूचित जनजाति के अलग कारण हैं, ओबीसी के अलग कारण हैं, महिलाओं के अलग कारण हैं, किन्हीं भी कारणों से अगर कोई पिछड़ापन है तो हमने ये संसद पर नहीं छोड़ा, किसी विधायिका पर, किसी सरकार पर नहीं छोड़ा, हमने संविधान में प्रोटेक्शन दिया है। अब आगे चल के जब हम लोग संविधान में आगे चलेंगे तो देखेंगे इन सब चीजों के बारे में कि अल्पसंख्यकों को कहां प्रोटेक्शन दिया गया था। मूल अधिकार अल्पसंख्यकों को भी मिला हुआ है। यहाँ पर क्या है, पिछड़ी जातियां हैं, यहाँ पर जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें ओबीसी, एससी, एसटी जो भी जातियां हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और कोशिश की गई क्या इतने संवैधानिक जो संरक्षण है वो सफिशिएंट है या नहीं, उसके लिए बाकायदा आयोग और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रख के आयोग बनाए गए हैं। जो आयोगों की हम लोग चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 338, 338 ए और 338 बी में चल के, ये अभी लेटेस्ट जोड़ा गया है जो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो इस तरीके से आप समझिए ये तमाम सारे आयोग बनाए गए हैं इन बातों को देखने के लिए कि क्या संविधान में जितना संरक्षण दिया गया है वो सफिशिएंट है या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हम शुरुआत से कटिबद्ध थे। शुरुआत से ही ये सारी बातें, जब प्रारंभ हुआ था संविधान का, तब से ये सारी बातें हमारे संविधान के अंदर थी और जो जहां कमी थी उनको लगातार दूर करने का प्रयास भी है। जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर कि ये अभी बना 338 बी जो है 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बना, तो ये यहाँ पर ओबीसी के लिए एक यहाँ आयोग बना। यह आयोग और पहले बन गया था लेकिन संविधान के अंदर नहीं था, तो लगा कि संवैधानिक संरक्षण देना चाहिए तो संविधान का संरक्षण दिया। तो हम तब भी जब संविधान बना रहे थे तब भी इस बात के लिए कटिबद्ध थे कि जहां भी पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए संवैधानिक संरक्षण जहां भी आवश्यक हो दिया जाना चाहिए। और आज भी उस पर बेहतर एनालिसिस करते रहते हैं कि कहीं अन्य कोई आवश्यकता तो नहीं है, और जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम संविधान संशोधन के माध्यम से नई चीजें उसमें जोड़ते रहते हैं। तो ये अगली चीज हुई जो पिछड़ी जातियों के लिए व्यवस्थाएं की गई। फिर हमारे संविधान में आप देखेंगे अगली विशेषता के तौर पर कि हमारे संविधान में मूल अधिकार है। मूल अधिकार, मूल अधिकार के साथ ही एक आता है नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, और फिर है क्या, मूल कर्तव्य। अब इस व्यवस्था के बारे में तो मैंने शुरुआत से बताया कि ये मूल अधिकार जो सामान्यतः व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है कि हमें कुछ अधिकार, व्यक्ति को अधिकार मिले, व्यक्ति की स्वतंत्रता इंश्योर हो, चाहे
बोलने लिखने की स्वतंत्रता हो, चाहे शारीरिक स्वतंत्रता हो, चाहे शोषण से मुक्ति हो, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे हमारी संख्या कम हो, इसके कारण हम अल्पसंख्यक हो गए हों, फिर भी हम अपने सारे कार्यक्रम कर सकें और जिस तरह से हम शिक्षा दीक्षा बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकें, उसकी स्वतंत्रता हो। यानी हमें हर तरह की स्वतंत्रता इंश्योर की गई मूल अधिकार में। लेकिन हमने क्या है, उस मूल अधिकार को बनाते हुए केवल स्वतंत्रता पर ही फोकस नहीं किया। हमने किस बात पर फोकस किया? स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी फोकस किया। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी फोकस किया। स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर भी फोकस किया। ठीक, तो यहां मूल अधिकार में स्वतंत्रता का ज्यादा तौर पे वर्णन होता है, लेकिन हमने स्वतंत्रता के साथ साथ समानता पर फोकस किया और हमने एक व्यवस्था ऐसी रखी कि हम बहुत सारी समानताएं जो ले आना चाहते थे समाज में, उनके लिए हम व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे कि हम मूल अधिकार में सारी व्यवस्था दे देते। तो हमने क्या है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व भी रखे जो सामान्यतः देशों में नहीं मिलते। इसलिए हम कई बार क्या होता है, याद करते हैं कि ये कहाँ से लिया गया, तो हमने कहा कि भाई ये आयरलैंड से लिया गया, और आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो स्पेन से लिया। तो ये जो अपना टॉपिक होता है कई बार जानने का, और कई बार प्री में ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप समझिए क्या हो रहा है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व, वो दो देश हम क्यों याद करते हैं? केवल इसलिए कि कुछ ही देशों में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। भारत भी उन देशों में है जिन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि हम न सिर्फ अभी इंश्योर करते हैं कि आपको इतनी समानता देते हैं, बल्कि अन्य तरह की तमाम समानताएं, तमाम जो आपके साथ जो शोषण और तमाम सारी समस्याएं हो रही हैं, उनसे मुक्ति के लिए अन्य गाइडलाइंस देते हैं और सरकार को सोचने का मौका भी कि सरकार आगे चल के इन समस्याओं को, इन और समस्याओं को दूर करेगी, तो उसको टारगेट भी देते हैं। तो राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में हम सरकार को टारगेट देते हैं कि भैया मूल अधिकार में कुछ तो रख दिया, लेकिन बाकी का अन्य तमाम सारी समानताओं को यहां से लीजिए, क्योंकि मूल अधिकार मुख्य तौर पे क्या है, स्वतंत्रता के लिए व्यवस्था देता है। फिर यहां हमने मूल कर्तव्य भी रखा। अब यहां पर देखिए, मूल अधिकार सामान्य तौर पर जिन देशों में मूल अधिकार है उन देशों में मूल कर्तव्य नहीं दिया गया। जिन देशों में मूल कर्तव्य पर ज्यादा इंफेसिस है उन देशों में मूल अधिकार पर इंफेसिस नहीं है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। हम दोनों को एक साथ चल रहे हैं। कहा जाता है ये समाजवादी व्यवस्था से आता है और ये पूंजीवादी व्यवस्था से आता है, और हम समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के जो अच्छे लक्षण हैं उनको स्वीकार करते हैं। तो जो मूल कर्तव्य है वो नागरिकों का कर्तव्य बताता है। यहां डीपीएसपी में राज्य का कर्तव्य यानी सरकार का कर्तव्य बताया गया, आपको क्या करना है जनता के लिए। तो यहां जनता को बताया गया आपको क्या करना है देश के लिए, क्योंकि हम केवल सरकार से बहुत सारी सुविधाएं लें, जैसा मूल अधिकार में मिला, जैसा यहाँ पर सरकार और कुछ करने का कोशिश कर रही है, तो हम सिर्फ सरकार से बहुत सारी सुविधाएं लें लेकिन देश को हम कुछ ना दें, ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसलिए हमने इस बात को स्वीकार किया। तो जहां पर हमने क्या है, दो तरह की विपरीत चीजें समझी जाती थी कि स्वतंत्रता और समानता दो अलग अलग ध्रुव हैं, या तो स्वतंत्रता मिलेगी या तो समानता मिलेगी, हमने उसमें सामंजस्य ले आने की कोशिश की। इसीलिए हमने मूल अधिकार, राज्य के नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य का एक बाकायदा सेक्शन जोड़ा। तो ये तीन सेक्शन जो जोड़े ये दिखाते हैं कि हम स्वतंत्रता और समानता में एक साथ दोनों को ले आने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ही शोषण से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये हमारे संविधान की विशेषता हुई। तो इस तरह से हमारे संविधान की विशेषता कंप्लीट होती है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है संविधान की विशेषता वाला। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब यहां पर जो सिलेबस में दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो क्या जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो अगला है संविधान का मूल ढांचा, और उसके बाद है हमारा
संविधान में प्रमुख संशोधन। लेकिन जब उसके बाद है उद्देशिका और मूल अधिकार। जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे होते हैं तब आपका संविधान का जो मूल ढांचा होता है वो वहां पर बहुत क्लियर होता है, क्योंकि वहां से जुड़ी हुई व्यवस्था है। तो जब हम मूल अधिकार पर चलेंगे तो इस चीज को सेपरेटली हम लोग लेंगे कि यहां पर क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है। और जो संविधान में प्रमुख संशोधन है, पूरा संविधान पढ़ते जाएंगे तो जो संशोधन जहां पर एप्रोप्रिएट था वहां पर उस संशोधन को पढ़ लेंगे। तो सारे संशोधन हम पढ़ लेंगे पहले अलग अलग जगह पर, जहां जहां पर वो संशोधन हुए, और आपको उसके लिए जो नोट्स मिलेगी उसमें आपको एक जगह पर वो लिखा मिलेगा कि ये सारे क्या है, संविधान के प्रमुख संशोधन हैं जो हम पूरे संविधान के दौरान, पूरे संविधान को पढ़ने के दौरान, पूरी पॉलिटी को पढ़ने के दौरान अलग अलग जगह में पढ़ते हैं, उनको एक जगह समराइज कर लेंगे। तो वो तो केवल नोट्स हुई जो आपको क्या है वो समराइज करके बता देगी कि ये है। लेकिन हम उसको टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, जिस टॉपिक में जाएंगे उसमें जो संशोधन होता है उस संशोधन को उसके हिसाब से पढ़ते चलेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आता है और लंबे समय याद रहता है। अगर केवल क्या है संविधान संविधान संशोधन संशोधन केवल सीधे पढ़ते जाएंगे तो कई बार क्या होता है, वो सारी चीजें जो कि उसका कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता है, कॉन्टेक्स्ट बताने में बहुत लंबा समय जाता है, उससे समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, जिस टॉपिक पर चलेंगे उससे संबंधित जो भी संविधान संशोधन होंगे उसके साथ ही देखते चलेंगे, तो जो महत्वपूर्ण होंगे देखते चलेंगे, और एक बाकायदा आपको नोट्स में लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि वो सारे संशोधन एक जगह मिल गए। ठीक, तो इसके बाद जो मूल ढांचा संविधान में प्रमुख संशोधन है, उसके बाद आता है अगला टॉपिक है उद्देशिका। तो हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका जो होती है, तो सबसे पहले संविधान में हम देखते हैं तो प्रस्तावना जुड़ी हुई है। संविधान में प्रस्तावना लिखने का सिलसिला अमेरिका ने चालू किया, जिसने पहली बार यह संविधान लिखा, अमेरिका, उसने भी प्रस्तावना लिखी थी। तो अमेरिका ने प्रस्तावना अपने संविधान की लिखी थी, सो हमारे पास भी ये जो प्रस्तावना में प्रस्तावना लिखने की जो व्यवस्था है हमें समझ आई कि क्या है, इस डॉक्यूमेंट के पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। वैसे भी कोई किताब या कोई भी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है, और प्रस्तावना में आपको ब्रीफ दिया जाता है कि एक्चुअली जो अंदर लिखा जा रहा है उसको थोड़ी बहुत समझ सके, अंडरस्टैंडिंग बन सके कि एक्चुअल में क्या लिखा गया, अंदर क्या है, अंदर वो सारी चीज जानने के लिए आपको क्या होता है, यहाँ पर प्रस्तावना होती है। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना लिखी गई उसमें क्या लिखे गए, हम किन उद्देश्यों को लेकर यह संविधान बना रहे हैं, यानी हमारे क्या उद्देश्य लिखे गए। प्रस्तावना में क्या लिखे गए, संविधान के उद्देश्य, इसीलिए इसको कहा जाता है उद्देशिका। तो उद्देशिका या प्रस्तावना, तो सबसे पहले शब्द आता है प्रस्तावना। तो मैंने बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो एक क्या होता है, एक पेज डेडिकेट या एक चैप्टर डेडिकेट किया जाता है, वो जो चैप्टर होता है वो प्रस्तावना का होता है, जो ये बताने की कोशिश करता है कि पूरा जो आगे का डॉक्यूमेंट लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट किन मूल बातों पर निर्भर है,
और जिन मूल बातों पर निर्भर है उसको इसके अंतर्गत लिखा जाता है, ताकि आप उसको केवल एक छोटा सा 1 पेज या 2 पेज का वो चैप्टर पढ़ के और आप समझ सकें कि पूरे किताब में क्या लिखा हुआ है। तो वैसी सूरत में हमारे संविधान में भी अंदर क्या लिखा हुआ है उसको समझने के लिए हम प्रस्तावना को समझते हैं। अब प्रस्तावना में, हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? संविधान के उद्देश्य, संविधान बनाने के उद्देश्य क्या थे, यानी हम देश और समाज और व्यवस्था को कैसा बनाना चाहते हैं, वो उद्देश्य लिखे हुए थे, इसीलिए उद्देश्य का कहा। इसके बाद अगली चीज कि यहां पर क्या है कि ये जो उद्देश्य होते हैं, जब देश, समाज या व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल्य। जैसे व्यक्ति का उद्देश्य है ईमानदारी पूर्वक जीवन बिताना है, ईमानदारी पूर्वक जीवन बिताना उद्देश्य है, यानी ईमानदारी क्या है? हमारा मूल्य है या हमारा उद्देश्य है, दोनों बातें कह सकते हैं। तो मूल्यवान है ना, तो मूल्य क्या है? जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो समाज या व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं तो व्यक्ति के उद्देश्य हैं तो व्यक्ति के मूल्य, समाज के उद्देश्य हैं तो समाज के मूल्य, देश के उद्देश्य हैं तो देश के मूल्य। तो देश जो है वो हमारी पूरी व्यवस्था को क्या देने वाला है? तो मूल्य या वो उद्देश्य लिखे हुए हैं। और ये मूल्य जो हैं कुछ विचारधाराओं के रूप में लिखे हुए हैं, विचारधाराएं। ये मूल्य कुछ विचारधाराओं पर आश्रित हैं। तो इस तरह क्या है? हमारी प्रस्तावना में विचारधाराएं हैं या हमारी प्रस्तावना में मूल्य हैं। और जब ये मूल्य या विचारधाराएं आती हैं तब क्या बनता है? इससे मिलकर बनता है जिसे कहते हैं दर्शन। तो हम कहते हैं संविधान का दर्शन, इस पाठ को कहते हैं। तो संविधान का दर्शन कहेगा, उद्देशिका कहेगा, मूल्य कहेगा, विचारधारा कहेगा। क्वेश्चन का जो शब्द है वो इन किन शब्दों से बनेगा वो आप देखेंगे, लेकिन वो कुल मिला के आपको प्रस्तावना पर ले जाना चाह रहा है ना। तो जब भी प्रस्तावना की बात होती है तो मूल्य, उद्देश्य, दर्शन, विचारधारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो आप देखेंगे उस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें इस तरह का कोई भी शब्दावली अगर प्रयोग है का मतलब है हमको प्रस्तावना में उन चीजों को देखना है। क्लियर? तो ये पहले तो नामकरण या क्वेश्चन जिस तरह से आता है उसको समझना, क्योंकि क्वेश्चन समझना भी अपने आप में टफ होता है। तो क्वेश्चन कैसे समझे जाएंगे, कौन कौन सी इस प्रस्तावना की जगह पे कौन कौन से शब्दों का उपयोग हो सकता है, वो पहले बताया। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे एक एक करके उसके अंदर जो भी उद्देश्य दिए हुए हैं, तो जो भी शब्दावली दी हुई है वो एक एक करके उसके उद्देश्य हैं, उसकी विचारधाराएं हैं, तो हम समझने का प्रयास करते हैं क्या है, तो उनको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलें, तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अंगीकृत, अधिनियमित, और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या है ये समझना है। जब हमारा संविधान लिखना चालू हुआ तो पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प रखा और उसी से हमारी प्रस्तावना बनी। तो यहां पर समझना यह है कि ये तो हम समझ गए कि अमेरिका ने प्रस्तावना लिखी तो हमको भी समझ आ गया प्रस्तावना लिखनी चाहिए। फिर बात थी कि प्रस्तावना जब लिखेंगे तो हम प्रस्तावना में लिखें क्या। तो शब्द तो बहुत सारे आ गए, लेकिन प्रारंभ कैसे करें,
जैसे क्या है, हम भी जब अपना कभी उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से करें। तो क्या है, हमारे यहाँ कोई भी बड़ा काम स्टार्ट होता है तो भगवान के नाम से स्टार्ट होता है। तो ये हुआ कि भाई भगवान की शपथ लेकर ऐसा करें। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या है, हमारे संविधान की विशेषता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। वैसे में अगर भगवान के नाम की शपथ ले रहे होते तो फिर ये समस्या हो जाती कि भाई बाकी के धर्मावलंबियों का जो शब्दावली है फिर स्लैश स्लैश करके बहुत सारे उसमें लिखना पड़ता कि भगवान, फिर अल्लाह, फिर गॉड, फिर है ना, तमाम सारी चीजें लिखनी पड़ती और वो एक तरीके की समस्या होती। और फिर इस तरीके से लिखना अच्छा भी नहीं लगता। तो धर्म को इसके अंदर नहीं ले आना है। जब हम धर्मनिरपेक्ष ही हैं तो धर्म को इसके अंदर क्यों लाएं? तो फाइनली इस बात पे कंसेंसस हुआ, नहीं, धर्म या धार्मिक बातों को इसके अंदर नहीं लाएंगे। अब जब धार्मिक बातों को इसके अंदर नहीं लाएंगे तो क्या लाएं? तो ये कहा गया कि भाई महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता दिलाई तो उनके नाम पर हम लोग शपथ ले लेते हैं। तो महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे उन लोगों ने भी इसका विरोध किया कि नहीं भाई, महात्मा गांधी के नाम पर ये मत कीजिए, क्योंकि जो लोग महात्मा गांधी के विचारधारा के विरोधी हैं, कल को उनको ये मुद्दा मिल जाएगा कि भाई वो पूरे संविधान का ही विरोध करने लगेंगे। तो महात्मा गांधी के नाम की शपथ मत खाइए, वहां से शुरुआत मत कीजिए। फिर क्या हुआ कि भाई और क्या किया जाए? तो जो सजेशन था वो ये था कि जब हम अमेरिकन व्यवस्था को ही देख रहे हैं कि अमेरिकन व्यवस्था में प्रियम्बल लिखा गया, सो हमारे यहाँ भी प्रियम्बल होना चाहिए। और अमेरिकन व्यवस्था में जो प्रियम्बल है वो कहां से है? बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमने भी लिखा बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टाइल था पूरा लिखने का, स्टार्ट करना और पूरा प्रियम्बल लिखने का जो स्टाइल है, हमने कहां से कॉपी किया? अमेरिका से कॉपी किया। प्रियम्बल लिखना, प्रियम्बल लिखने का स्टाइल कि एक ही पूरे लाइन में पूरे प्रियम्बल को लिख जाना है और उसका स्टार्ट करना, ये सब हमने अमेरिका से कॉपी किया। तो अमेरिका से ये हम भारत के लोग, तो वहां तो बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था, सेम उसकी कॉपी हो गई हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग कहने से सेंस क्या होता है? अभी तक तो हम उस बात पर थे कि भाई हम कहां से इसको लाए। अब हम भारत के लोग का सेंस क्या होता है? तो इस पर ऑब्जेक्शन जो किया गया वो कहा गया कि हम भारत के लोग कैसे यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि हम तो उनसे डायरेक्टली चुन के भी नहीं आए। जैसा आप कैबिनेट मिशन प्लान में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई डायरेक्टली चुन के नहीं आया, प्रत्यक्ष तरीके से चुन के आए। राजा महाराजाओं के यहाँ तो केवल राजा महाराजाओं ने कह दिया कि ये आदमी हमारा प्रतिनिधि है, या स्वयं राजा महाराजा आ गए। तो ये सभा जनता का प्रतिनिधित्व तो कहाँ करती है? तो उसके जवाब में यही था कि अमेरिका में जो 55 लोग आए थे जिन्होंने उनके प्रियम्बल को लिखने की कोशिश की थी, वो लोग कहां से चुन के आए थे? वो तो बिल्कुल भी नहीं चुन के आए थे। हम तो अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ जो हद तक चुन के भी आए हैं, वो तो बिल्कुल ही चुन के नहीं आए थे। वो संविधान सभा तो बहुत छोटी थी, उस देश के अकॉर्डिंग वो संविधान सभा बहुत छोटी थी। यहाँ तो बहुत बड़ी संविधान सभा लेके चल रहे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर 299 लोग लेके चल रहे, वहां तो 55 लोग ही थे। तो ऐसा अगर देखेंगे तो वो लोग, उन लोगों को भी ये नहीं कहना चाहिए था। तो हम लोगों को ये कहने का अधिकार है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इससे सेंस क्या निकलता है हम भारत के लोगों से? तो हम जो भी लिखेंगे वो भारत के लोगों की तरफ से लिखेंगे। मतलब यही था, कुल लड़ाई यही इसी बात की थी कि क्या हम इसको हम भारत के लोगों की तरफ से लिख रहे हैं? हाँ, ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया भारत के लोगों की तरफ से लिखा गया। यानी जो सुप्रीम पावर है, जो देश को चलाने की पावर है, वो कहां से हमको मिलती है? जनता से, है ना। जो सार्वभौमिकता है, जो सारी पावर है, वो जनता में निहित है। जनता ही इस सारी चीजों का निर्माण कर रही है। इसलिए हम भारत के लोग लिखेंगे और ये लोकतंत्र का भी परिचायक होगा। लोकतंत्र, क्योंकि हम लोकतंत्र ही तो अपनाने जा रहे थे, तो लोकतंत्र का भी परिचायक होगा। और हम टॉप मोस्ट पोस्ट, यानी राज्य का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, राज्य का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसको भी चुनने जा रहे हैं। अगर इसको भी चुनने जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था फिर क्या हो गया? गणराज्य। यानी ये हम भारत के लोग ही हैं जो गणराज्य, यानी क्या है, सबसे टॉप पोस्ट पर भी रहेंगे और सारी जगह पर हम भारत के लोगों द्वारा अधिकार प्रदत्त लोग ही शासन करेंगे।
तो हम भारत के लोगों का मतलब है जो भी कुछ बना रहे हैं कानून वो हम ही लोग बना रहे हैं, जो चलाएंगे वो हम ही लोग चलाएंगे। हम भारत के लोग हैं जो इन चीजों के प्रति पूरी तरह से, जो भी संविधान में लिखा गया है उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हम भारत के लोगों की बात हुई। उसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया अंगीकृत करते हैं, अडॉप्ट, enact and give to ourselves। इंग्लिश में लिखा है अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ। मतलब क्या? अडॉप्ट, अंगीकृत, स्वीकार करना। जितना भी लिख रहे हैं उसको हमें स्वीकार है, हम ही लिख रहे, हम सबको स्वीकार है, हम सबको स्वीकार है, हम स्वीकार करते हैं ये सब हमारा ही। इनैक्ट मतलब इसे कानूनी रूप देते हैं, अधिनियमित करना, कानूनी बनाना। कानूनी का मतलब बाध्यकारी बना दिया, अपने लिए ये नियम बाध्यकारी बनाएंगे। स्वीकार किया, बाध्यकारी बनाया, तो हम स्वीकार करके बाध्यकारी बनाते हैं और अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। पहले स्वीकार करते हैं कि हम ही ने बनाया, फिर उसके बाद क्या है, उसको बाध्यकारी बनाते हैं और फिर अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। गिफ्ट टू और सेल्फ, अपने आप को देते हैं। यानी ये बाध्यकारिता किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, हम सब के ऊपर ही ये बाध्यकारिता है। हम सब ये स्वीकार करते हैं कि ये पूरी बाध्यकारिता हमारे ऊपर है। जो भी संविधान में लिखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम सब लोग चलेंगे। यानी हम सब लोगों ने ही संविधान को उद्भूत किया है और इस संविधान के अकॉर्डिंग हम सब लोग चलेंगे। ये कुल मिला के यहां से प्लेज यानी शपथ जो होती है वो यहां से मिलती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इतना सेंटेंस भी आपके लिए आ सकता है तो आप समझा सकते हैं। अब कितना बड़ा क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पर डिपेंडेंट होता है, तो आप उस बात को बताएंगे कि ये क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है, हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये एक पहला जो फेज है उसका वो गया। अब हमारे जो प्रियम्बल है उसको दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पार्ट हुआ, दो और पार्ट होंगे, मतलब 3 पार्ट में टोटल पढ़ेंगे प्रियम्बल को। तो पहला पार्ट जो हम लोगों ने अभी देखा, दूसरा पार्ट जो आएगा, हम भारत देश को कैसा बनाएंगे, यानी उसकी शासन व्यवस्था और देश कैसा बनेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले फेज में, और सॉरी सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में जो बात करेंगे, हम भारतीय समाज को क्या देंगे, ये सब शासन व्यवस्था, ये सारी चीजें बना के हम भारतीय जनता को, भारतीय समाज को क्या देने वाले हैं। तो समाज से जुड़ा हुआ प्रियम्बल का क्वेश्चन थर्ड फेज में डील होगा। जो अगर कोई स्ट्रक्चर या शासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है वो सेकंड फेज में डील होगा। और फर्स्ट फेज में हम भारत के लोग, यानी इसकी पूरी ताकत कहां है, किन लोगों ने बनाया है, उसका आंसर मिलता है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज हम लोगों ने देख लिया, सेकंड फेज में हम लोग चलते हैं कि भारत देश की शासन व्यवस्था या भारत देश किस तरह से बना हुआ है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो भारत में क्या बना हुआ है, एक तो संप्रभुता। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, शब्द लिखा हुआ क्या, प्रभुत्व संपन्न। ये जो लिखा हुआ प्रभुत्व संपन्न, इसी को हम लोग संप्रभुता भी कहते हैं, यहां से संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। अब यहां पर संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न का क्या मीनिंग होता है, सोवर्निटी। इसका मीनिंग क्या होता है कि हम आंतरिक तौर पर सर्वोच्च, आंतरिक तौर पर सर्वोच्च व बाह्य दबावों से
स्वतंत्र व्यवस्था बनाते हैं। हम भारत के लोग एक प्रभुत्व संपन्न राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं। प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब है ऐसा राज्य जो आंतरिक तौर पर सर्वोच्च सत्ता धारण करता हो और जो इसके अकॉर्डिंग जैसी भी सत्ता बनेगी वो आंतरिक तौर पर सर्वोच्च होगी और बाहरी दबावों से मुक्त होगी। यानी क्या है, हम किसी ब्रिटेन, किसी अमेरिका, किसी अन्य देश के कहने पर काम नहीं करेंगे। हमको जो ठीक लगेगा अपने लिए वैसा काम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक शब्द जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, डोमिनियन। डोमिनियन ये शब्द आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भी। तो डोमिनियन शब्द का वहां पर जो अभिप्राय था मैंने बताया था, शासन हम करेंगे और किसी के नाम पर करेंगे। यहां पर एकदम साफ डिनायल है, हम किसी के नाम पर ये शासन नहीं कर रहे हैं। यानी बाहरी तौर पे हम एकदम स्वतंत्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं हैं, कोई डायरेक्शन नहीं देगा हमें, किसी और के नाम पर नहीं। हम तो भारतीय जनता के नाम पर, भारत के नाम पर, भारत के राष्ट्रपति जो इस संविधान ने बनाया है उसके नाम पर शासन करने जा रहे हैं। हम अपने देश की व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और यही सुप्रीम है। कोई दूसरी जगह बैठा हुआ व्यक्ति सुप्रीम नहीं है या दूसरी जगह की कोई व्यवस्था सुप्रीम नहीं है। हम उसको नहीं मानते, उसके दबाव में नहीं है। तो हम बाहरी दुनिया जो भी है उसके दबाव से स्वतंत्र हैं और आंतरिक तौर पे सर्वोच्च सत्ता हमारे पास है। यानी कोई दूसरा आदमी क्लेम करे, दूसरी संस्था कोई क्लेम करे, इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई व्यवस्था के अलग कोई भी दूसरी व्यवस्था ये क्लेम करे कि नहीं हम कोई भी दूसरी व्यवस्था अगर ये क्लेम करती है कि नहीं हम वास्तविक सरकार है, हमारे पास सारी सत्ता है, तो ऐसा नहीं होगा। सारी सत्ता जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अकॉर्डिंग जो भी सरकार बनेगी उसी को प्राप्त होगी, वही सर्वोच्च सत्ता होगी और वो बाहरी दबावों से मुक्त होगी। ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ। जब आपको क्या है 10 शब्द में पूछा जाए तो लिख देंगे मीनिंग। लेकिन अब बात होती है कि इस पर क्वेश्चन बनते हैं, 200 शब्दों के क्वेश्चन। जैसे डोमिनियन शब्द जो आया उसको मैंने कहा कि क्लियर कट इन्होंने डिनाई किया। डोमिनियन शब्द को क्लियर कट डिनाई किया तो डोमिनियन बहुत पुरानी व्यवस्था हो गई, इसलिए डोमिनियन पर सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब जो आज की आधुनिकता पर क्वेश्चन आएगा वो क्या है समझिए। एक है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो नटशेल में है जिसको कहेंगे विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण। तो विश्वव्यापीकरण जो व्यवस्था है, ग्लोबलाइजेशन जो व्यवस्था है या विश्वव्यापीकरण जो व्यवस्था है वो क्या कहता है, उसको उसका मतलब समझना है और फिर इस पर क्या इंपैक्ट पड़ना है वो समझना है। ग्लोबलाइजेशन या विश्वव्यापीकरण जो शब्दावली है उसका मतलब है सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, वैश्विक व्यवस्थाएं हैं। वैश्विक संस्थाओं के अकॉर्डिंग हमें अपने देश की कानून बदलने होंगे और वैश्विक व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम कई बार कानून बदलते हैं, वैश्विक संस्थाओं को मानते हैं, वैश्विक संस्थाओं का दबाव मानते हैं। पॉलिटिकल व्यवस्था में यही। अगर हम इकोनॉमिक व्यवस्था में देखेंगे विश्वव्यापीकरण तो क्या है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो अगर हम इकोनॉमी में जाते हैं, क्योंकि हम तो परिभाषा पढ़ लेते हैं, एक बार जहां से पढ़ लेते हैं वही परिभाषा हो जाती है, तो एक परिभाषा तो यही है, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, विश्वव्यापीकरण। लेकिन केवल अर्थव्यवस्था नहीं, हम तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था। पॉलिटिकल व्यवस्था क्या, तो वैश्विक संस्थाएं और विश्व के अन्य देश, दो आगे, वैश्विक संस्थाएं
और विश्व के अन्य देश। और जो इकोनॉमिक परिभाषा है उसका एक सबसेट, इसका सबसेट मानकर उसको चलेंगे। कैसे चलेंगे वो बता रहे हैं अभी। तो यहां पर क्या है, विश्वव्यापीकरण का मतलब है हम वैश्विक संस्थाओं के दबाव में या विश्व के अन्य बड़े देशों के दबाव में आज की डेट में या उनसे संबंध बनाने के लिए उनके दबाव में कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है, इस वैश्वीकरण का ये इफेक्ट हो रहा है। और जो कहा गया अपने देश की इकोनॉमी को दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, तो अपने देश की इकोनॉमी को हम जब दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे हैं तो किसी दुनिया में कहीं पर मंदी आई उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा। और हम कह दें कि हम नहीं जोड़ेंगे तो यह हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, विश्व व्यापार संगठन का दबाव है। तो हमारी कुल मिला की बात क्या हुई, हमने बताया कि इकोनॉमिक व्यवस्था तो सबसेट है, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि वैश्विक संस्था का दबाव है। तो हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं संस्था का दबाव, और इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि वो फ्लो, वैश्वीकरण यानी पैसे का फ्लो। तो यहां पर पढ़ना है वैश्विक संस्था का दबाव पड़ा तो हमने वो नियम माना। ऐसे ही विश्व के अन्य देशों का दबाव पड़ता है। जैसे अभी हम 5G टेक्नोलॉजी ले रहे थे तो चीन से ले रहे थे, तो अमेरिका तक नाराज इस बात से था कि चीन से क्यों ले रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी चीनी सामान का बहिष्कार तो लगातार चल ही रहा है कि चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए, चीनी तमाम सारे सॉफ्टवेयर हटा देने चाहिए, तमाम सारी चीजें हटा देनी चाहिए। फिर भी ये फैक्ट है कि हम चीन से बड़ा व्यापार करते हैं और 5G टेक्नोलॉजी के लिए हम चीन पर निर्भर हो गए। तो अब क्यों निर्भर हो गए, क्योंकि दुनिया में 5G टेक्नोलॉजी जो भी है वो चीन की टेक्नोलॉजी के मुकाबले 2 से 3 गुना महंगी है। हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा व्यवस्था। ऐसे में चाहे जिस देश का दबाव हो, हमने क्या किया, चीन से सामान ले लिया। ठीक, तो हम क्या है, कई बार दबाव मानते दिखते हैं। ईरान से हमारे संबंध खराब हुए तो अमेरिका के दबाव में खराब किया। तो अमेरिका के दबाव में हमने ईरान से अपने संबंधों को एक किनारे किया। तो क्या ये वास्तव में ये विश्वव्यापीकरण का यही असर है? और अगर ये असर है तो हम ऊपर पड़ रहे हैं कि हम प्रभुत्व संपन्न हैं, फिर कैसे हैं? क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं दबाव में आ जा रहे हैं। तो एक उदाहरण हमने बताया दबाव में आ गए, एक उदाहरण बताया दबाव में नहीं आए। ठीक है, तो 2 उदाहरण बताए। चीन से जब सामान लिया तो हम दबाव में नहीं आए अमेरिका के, जब ईरान से संबंध था तो हम दबाव में आ गए अमेरिका के। इसका मतलब क्लियर कट समझ पा रहे हैं कि मतलब क्या है, कि हम अपने देश के हितों के मुताबिक निर्णय ले रहे हैं, और इसी चीज को कहा जाता है बाह्य दबावों से स्वतंत्र होना। यानी हम अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे। अगर दबाव में होते तो हम हर बार दबाव में होते ना, फिर चीन से सामान लेते हुए भी दबाव में होते, फिर केवल ईरान से संबंध बनाते हुए दबाव में क्यों होते? क्योंकि हमें फायदा लगा कि ईरान से संबंध से ज्यादा बेहतर है हम अमेरिका से संबंध बनाएं। लेकिन इस बार हमको लगा कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी हमें अपनी अर्थव्यवस्था चलानी है। तो क्लियर हुआ, अगर हम दबाव में होते किसी देश की या दुनिया के किसी बड़ी महाशक्ति के दबाव में होते तो हम सारी बात उसकी मान रहे होते। हम नहीं मान रहे हैं का मतलब क्या है, हम अपने हितों को देखते हुए चुनते हैं, हमें ये चाहिए या ये चाहिए। हमें जो चाहिए, जहां से संबंध बनाना है वहां से संबंध बनाते हैं। तो हम बाह्य दबावों से स्वतंत्र हैं। आंतरिक तौर पे तो सत्ता सर्वोच्च है। हालांकि बहुत सारे क्या है, आंतरिक तौर पर भी बहुत सारे चैलेंज करने आते हैं। तो तमाम सारी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो क्या है, सत्ता को चैलेंज ही कर रही है, लेकिन हमारी सत्ता उसका प्रॉपर जवाब दे रही है। तो यहां पर जो पहली आंतरिक तौर पर सर्वोच्च, उसके लिए भी चुनौतियां हैं, चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर्वोच्च सत्ता बनी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सर्वोच्च सत्ता काम कर रही है, फंक्शनल है, बनी हुई है। अगर ये तहस नहस हो जाती तब हम समझते कि कोई दूसरा ग्रुप भी हावी हो रहा है और बहुत सारे लोग उसमें इन्फ्लुएंस में चले जा रहे हैं, तब समझ में आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, संविधान द्वारा जो व्यवस्था दी गई है आंतरिक तौर पर वो सर्वोच्च व्यवस्था है। दूसरा, बाह्य दबावों से स्वतंत्र, तो मैंने बताया किसी भी देश के दबाव में नहीं है।
फिर बात होती है संस्थाओं की, एक एक करके बात समझाएंगे। तो सर्वोच्च बता देंगे, इसको बता देंगे। तो दो तरीके से मैंने दो बातें लिखी, वैश्विक संस्था और विश्व के अन्य देश। तो एक एक करके बात बता देंगे। तो देश की बात बता दी, फिर वैश्विक संस्थाओं की बात बताएंगे। वैश्विक संस्था में हमारा शामिल होना स्वैच्छिक है ना। डब्ल्यूटीओ का हम दबाव मानते हैं, तमाम सारी संस्थाओं का दबाव मानते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ में शामिल होना हमारे फायदे में है। अपने फायदे के लिए शामिल हो रहे हैं। अगर हमको लगेगा इसमें हमारा फायदा नहीं है, हम निकल सकते हैं। अभी आप देखिए डब्ल्यूएचओ में जैसे अमेरिका निकल गया, बोला हमारा फायदा नहीं होगा। डब्ल्यूएचओ संस्था बिक गई, चीन की तरफ चली गई, इसलिए हम उसको फंड नहीं करेंगे, हम जा रहे। हम भी निकल सकते हैं ऐसे ही, है ना। आपने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा, हम भी ऐसे ही निकल सकते हैं किसी भी संस्था से। हमारा भी जो भी सदस्यता है वो स्वैच्छिक है। हम चाहते हैं कि हम उस संगठन में बने। पहला, आना जाना स्वतंत्रता पूर्वक है, यानी हम बाह्य दबाव में नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है कि हम उसके सदस्य बने ही। दूसरा, उसकी नीतियों के अकॉर्डिंग हम अपने देश का कानून बदलते हैं। तमाम सारी स्थानों में देखा जाता है कि हम कानून बनाते हैं जो वैश्विक संस्थाएं दबाव डालती हैं, डेडलाइन देती हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे में क्या हम दबाव में हैं? तो अब समझिए, वो नीतियां बनाने में चूंकि हम भी मेंबर हैं, तो हमारा भी योगदान होता है। हम स्वयं भी वो नीतियां बनाने में अपना पूरा योगदान देते हैं, बात कहते हैं, और इवन विकासशील देशों का नेतृत्व करने के कारण कई बार केवल हमारे दबाव के कारण बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो आप समझिए, भारत और चीन विकासशील देशों के अगुआ नेता हैं, और उनके दबाव में बहुत सारे जो डब्ल्यूटीओ के कानून हो या तमाम सारे अन्य जगहों के कानून तमाम सारे बदलते हैं। अमेरिका तक की उसमें नहीं चलती। तमाम सारे पश्चिमी देश एक तरफ रहते हैं, तो विकासशील देश एक तरफ रहते हैं, और उनका नेतृत्व तो हम कर रहे होते हैं। और जब तक हमें कन्विंस नहीं किया जाता, तब तक कोई नियम कानून बनता नहीं। तो जो नियम कानून हमको कन्विंस्ड करने के बाद बन रहा हो, और बनने के बावजूद हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम उस नियम को माने या नहीं माने। जब हम एग्री करते हैं कि हाँ जी इस नियम को हम मानेंगे, तभी हम उसको मानते हैं। तो उसमें क्या है, जब भी ऐसे वैश्विक संस्थाओं के कोई नियम कानून जारी होते हैं, तो कहा जाता है कि भाई मिनिमम इतने देश यदि इसको मान्यता देते हैं, तो ही ये कानून नियम फंक्शन में आएगा, ये व्यवस्था फंक्शन में आएगी। तो आप समझिए, वो वैश्विक संस्थाएं जरूर हैं, लेकिन वैश्विक संस्थाएं बाध्यकारी दबाव तभी डालती हैं जब आप ऐसा चाहते हो अपने देश के लिए। इसका मतलब है कि हम आज भी प्रभुत्व संपन्न हैं। वो वैश्वीकरण का जो प्रभाव है, जिसके कारण विश्व के अन्य देशों से हमारा संपर्क होता है, आर्थिक तौर पे ज़्यादा निर्भरता होती है, जिसके कारण हमारे डिसीजन प्रभावित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देश हित में निर्णय लेते हैं। आर्थिक हित चाहे यहाँ से प्रभावित हो रहे हों, वैश्विक अन्य संस्थाओं से प्रभावित हो रहे हों, वहाँ पर भी हम अपनी बात कहते हैं। तो चाहे देश हो या वैश्विक संस्थाएं हों, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हम उनकी बात, अपनी बात कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, और जो देश हित में होता है वो करते हैं। इसलिए हम बाह्य दबावों से स्वतंत्र हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन होता है 200 शब्दों का, जो इस बात पर संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न शब्द पर लिखा जा सकता है। अगला उसमें पॉइंट लेते हैं प्रभुत्व संपन्न के आगे। जो सेकंड पेज है उसमें कौन कौन से शब्द हम लोग पढ़ेंगे वो देख लीजिए। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
तो ये एक चीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला शब्दावली जो है वो समाजवादी। अब हम लोगों ने संविधान की विशेषताएं देखी थी, तो उसमें भी ये देखा था समाजवादी शब्द मतलब क्या है। हमने वहां पर देखा था उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, ये शब्दावली हमारे संविधान में कब शामिल हुई? तो मैंने बताया था 1976 में, क्योंकि हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ था, भले हमने समाजवादी शब्द को उसमें शामिल किया हो या नहीं किया हो। समाजवादी तरफ झुकाव क्या था? तो ये समझिए यहां पर क्या है, जो परिभाषा लिखी है तो उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण। तो सबसे पहला देश जो यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1917 में, जो आज का रसिया है उसके पहले जो पूर्व रूसी संघ कहा जाता है वो यूएसएसआर था, जो 1917 में जो पहला समाजवादी देश था, दुनिया का पहला समाजवादी देश। उसके बाद ये समाजवादी विचारधारा पूरी दुनिया में फैली। तो यूएसएसआर था जिसने पहली बार ये अपने यहाँ लिया और इसको इम्प्लीमेंट किया। और जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने किया सरकार का नियंत्रण है उत्पादन के सभी साधनों पर जो देश में अवेलेबल हैं। अब बात होती है कि इस डेफिनेशन के साथ हम बहुत कंफर्टेबल नहीं थे कि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार नियंत्रण कर ले, यानी पूरे देश की सारी संपत्ति पर नियंत्रण कर ले। तो हमने उसको प्रियम्बल में नहीं लिखा था, लेकिन धीरे धीरे करके हमने देखा कि सरकार नियंत्रण तो करेगी उत्पादन के साधनों पर, लेकिन उतने ही जितने आवश्यक हो कि देश का भला होता हो। हम हर संपत्ति पर नियंत्रण नहीं करेंगे। तो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या था कि गरीबी दूर करना है, शोषण समाप्त करना है, आय में असमानता, आय में असमानता है उसको समाप्त करना है। तो यहां पर क्या है, जो तमाम सारी समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सरकार का नियंत्रण करेंगे। हम यूएसएसआर की तरह पूरी तरह नियंत्रण नहीं करेंगे। क्यों? हमने यूएसएसआर के वहां पर देखा, जब इन्होंने पूरी तरह नियंत्रण किया तो लोगों को यह समझ में नहीं आया। वहां पर तमाम सारी समस्याएं हुई और आप समझिए बाद में समस्याओं की परिणति इस तरह से भी हुई कि 1991 में इसी समस्या के कारण ये देश 15 भागों में टूट गया। तो हम लगातार वहां समस्या देख रहे थे। ये 1970 में स्थापित हो चुका था, हम संविधान बना रहे थे, हम संविधान लागू कर रहे थे 1950 में, तो तब तक तमाम सारी समस्याएं आ चुकी थी और हम देख रहे थे। तो हम इनके रास्ते पर तो चल ही नहीं सकते थे, लेकिन ये भी नहीं कर सकते थे कि एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी वो क्या कहती है, उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण, जो व्यक्ति जितना चाहे उतना संपत्ति अर्जित कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में भारत देश में क्या था, कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा था, बाकी लोग गरीब थे। तो अगर हम छोड़ देते कि ठीक बात है भाई, आपकी किस्मत, आपके पास पैसा नहीं है, आप मेहनत करो, जीवन भर कमाओ, और जिनके पास पैसा है उनकी अपनी किस्मत, अगर उनको अपने अपने भरोसे छोड़ देते, फिर सरकार बनाने का क्या फायदा, फिर अंग्रेजों को हटाने का क्या फायदा, फिर तो वैसे बना रहता, फिर तो ज्यादा अच्छा था। तो यहां पर समझना क्या है कि हम इस व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं अपना सकते थे कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दें। हमको कहीं ना कहीं एक व्यवस्था ये देखनी थी कि हाँ, किसी की संपत्ति को हम अनायास न छीने, क्योंकि हम समाजवादी व्यवस्था में जा रहे थे, लेकिन हम ये इंश्योर कर रहे थे कि हाँ भाई, आपने मेहनत से कमाई संपत्ति आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अनायास नहीं छीनेंगे, लेकिन अगर समाज के लिए ये आवश्यक होगा तो जरूर हम
उसको लेंगे, और लेंगे तो आपको भी बी फिटेड, जो भी होगा आपके जीवन यापन में कोई समस्या न हो, इस बात को इंश्योर करते हुए ही हम सरकार उस पर नियंत्रण स्थापित करेगी। तो आप उसके लिए मांग कर सकते हैं। व्यवस्थाएं थी, तमाम संविधान में व्यवस्थाएं दी गई थी। तो ये कहा गया कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को तो प्रश्रय नहीं देते, लेकिन समाजवाद का जो फॉर्मेट चल रहा था उसको भी नहीं दे रहे थे। इसलिए हमने उसको पहले लिखा नहीं था कि हम समाजवादी व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाद में स्पष्ट तौर पर 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में हमने इसे इंट्रोड्यूस किया, और हमने कहा जैसा प्रोसेस अभी तक हम लोग चला रहे थे ये हमारा समाजवाद है, और इसको हमने नाम दिया लोकतांत्रिक समाजवाद। और जो इनका समाजवाद था उसको नाम दिया गया क्रांतिकारी समाजवाद। एक बार में सब कुछ बदल देना, क्रांतिकारी, क्रांति का मतलब ही होता है एकदम तेजी से बदलाव हो जाना। तो यहाँ क्रांतिकारी समाजवाद, तेजी से बदलाव, सारा कुछ सरकार के नियंत्रण में। लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी व्यवस्था है जो भारत में है, उसमें कहा गया ऐसा आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे कि एक ही दिन सारी संपत्ति हमने ले ली, अब सोचेंगे क्या करना है। ऐसा नहीं है। जब आवश्यकता हो, लगे कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता और किसी व्यक्ति की संपत्ति लेनी पड़ रही है, तो कानून व्यवस्था बना के उसे लेंगे, और ऐसे लेंगे ताकि लोगों को उसका बेस्ट बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हमें गरीबी, शोषण और आय की असमानता को दूर करने के लिए उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण चाहिए। अनायास किसी की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने जब ये समाजवादी शब्द, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब ये बदलाव हुआ, तो इंदिरा गांधी से लोगों ने पूछा कि क्या हम यूएसएसआर की तरफ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा समाजवाद अपनी तरह का है। कैसा समाजवाद? जिसे कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन थोड़ी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाइए तो अब जो समय है वो कैसा है? एलपीजी वाला। विश्वव्यापीकरण जब होगा तो अर्थव्यवस्था इसमें मुख्य वाहक होती है, इसीलिए आर्थिक परिभाषा ज्यादा चलती है। अर्थव्यवस्था इसका मुख्य वाहक है। अपने देश की इकोनॉमी को हम दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हैं, तो ये विश्वव्यापीकरण का आर्थिक परिभाषा हुई। और हम जब अर्थव्यवस्था जोड़ देते हैं तो पक्की बात है कि एक दूसरे से संपर्क में भी आने लगते हैं, और एक दूसरे से भाई समझौता करना पड़ता है कि हम किस बिंदु पर समझौता कर पाए, क्या कर पाए। तो यहां पर क्या समझिए, बाजार को मुक्त करना होगा सरकार के नियंत्रण से, उत्पादन के साधनों को मुक्त करना होगा। जैसे ही हम यहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करते हैं, उत्पादन के साधनों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना पड़ेगा। ये आया यहां पर, तो ये तो रिवर्स कर देगा इस प्रोसेस को। तो अब समाजवादी शब्द का क्या मतलब है? और आज तो सरकार बहुत खुल के ये कह रही है कि हाँ जी हम पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हैं। यानी क्या है? जो जितना कमाए रखे। तब ऐसे में क्या हम समाजवादी शब्द रिलेवेंट रह गया है? हाँ, क्योंकि हमने समाजवाद ही ऐसा अपनाया हुआ था कि वो रेलेवेंट है। हम तरीका कुछ भी, नया नया तरीका कुछ भी खोज लें, ये तरीका है कि सिर्फ एलपीजी में तरीका बदल गया, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? गरीबी, शोषण, आम जनता में आय में असमानता जो थी उसको दूर करना, ये जो टारगेट था क्या ये दूर हो गया? तो जो व्यवस्था एलपीजी के बाद आई उसमें भी इस चीज को दूर करने में सहायता मिली। जैसे आप समझिए, छोटा सा, पहले सरकार नियंत्रण करती थी जी, और एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी के नाम से समझिए, एलपीजी का एक सिलेंडर अगर आपको अपने घर में कनेक्शन लगवाना है, तो जब सरकार के नियंत्रण में था तब क्या था? एक बार नंबर लगाने के बाद 10 साल में नंबर आता था। जब हमने प्राइवेटाइज कर दिया तब क्या हुआ? अभी नंबर लगाइए और साथ साथ गैस लेके चले आइए, तुरंत का तुरंत कनेक्शन मिल रहा है। तो ये किसका असर हुआ? इसका, एलपीजी का। क्यों? तमाम सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट लोगों ने घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। आज सिलेंडर आपके घर घर पहुंच रहा है।
वेंडर लेके जाता है, अदरवाइज क्या होता है लंबी लाइन लगती थी जब भी गैस लेना होता था और पूरा पूरा दिन लग जाता था। मतलब ये भी एक तरीके का इवेंट होता था कि आज गैस भरवानी है। तो आज क्या है, सर जहां भी नौकरी करते हैं वहां से छुट्टी ले लेना है, पूरे दिन उसको लाइन में लगना है, तब जाके गैस भरवाना, और वो अचीवमेंट होता था। आज क्या है, केवल मोबाइल से आप उसे बोल देते हैं कि हाँ भाई ये हमारा गैस पहुंच जाए, और गैस पहुंच जाती है, आपको फोन करके बताता है सर किस टाइम पे आपको गैस डिलीवर करें, आप जिस टाइम पे अवेलेबल हो उस टाइम पे करें। ये किसका असर होता है, एलपीजी का। और सरकार ने इस एलपीजी को पहुंचाने के लिए आज क्या किया है, उज्ज्वला योजना। सरकार भी गरीबों को दूर कर पा गरीबों की समस्या को दूर कर पा रही है। तो सरकार इसकी वजह से थोड़ी फ्री हो गई और इन गरीबों की मदद कर पा रही है। अदरवाइज सरकार क्या है, जब एलपीजी नहीं था तो सरकार हम ही लोगों को, यानी क्या है, मध्यम वर्ग को ही डिस्ट्रीब्यूट करने में परेशान थी, गरीब लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, मध्यम वर्ग को ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो तमाम सारे मध्यम वर्गीय लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में ही प्रॉब्लम आ रही थी। जब सरकार का नियंत्रण ज्यादा हो गया, एक हद से ज्यादा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, दुनिया ने ये देखा और सीखा कि इसका नियंत्रण, जैसे ही एक हद से ज्यादा उत्पादन के साधन पर नियंत्रण हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भ्रष्टाचार ज्यादा हो जाएगा, समस्याएं ज्यादा हो जाएंगी, और जो ड्यू प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे में एलपीजी ने इनकी भूमिका जो गरीबी निवारण में, शोषण को दूर करने में, आय की असमानता को दूर करने में है, उसमें बल्कि बढ़ोतरी की है, उसमें कमी नहीं की है। तो ये क्या है, तरीके में परिवर्तन का होना। तो ये तरीके में परिवर्तन आया है। तो यही आपको समझना है कि ये तरीके में परिवर्तन है। पहला तरीका क्या अडॉप्ट किया था, तो हमने बताया कि पहले हमने समाजवादी शब्द ही नहीं लिखा था, फिर समाजवादी शब्द लिखा, फिर भी हमने वही तरीका अपना रखा, कुछ लिमिटेड चीजों पर ही नियंत्रण करेंगे। लेकिन उतना करते हुए भी कुछ जगहों पर ज्यादा बोझ ले लिया था। एलपीजी आया, उसने इस बोझ को हटा दिया और हम ज्यादा तौर पे फोकस्ड हो पाए। तो हमारी सरकार का जो लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था का नारा है वो तो एज इट इज है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितनी जरूरत उतना ही नियंत्रण कीजिए। हम किसी देश को देखकर कि भाई उस देश में इन चीजों पर भी नियंत्रण है तो हम भी नियंत्रण कर लें और ज्यादा से ज्यादा सरकार के नियंत्रण में रहेगा तभी फायदा होगा, नहीं। कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में फायदेमंद होती हैं और कुछ चीजें ओपन मार्केट में फायदेमंद होती हैं। इस बात का हमेशा ही एक बेहतर बैलेंस बना के अगर चलता है देश, तभी अच्छा देश होगा। और ये लोकतांत्रिक समाजवादी परिभाषा से एकदम फिट बैठता है जो हमारे देश की व्यवस्था है, यानी समाजवाद के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक समाजवाद, उसके परिप्रेक्ष्य में फिट बैठता है। तो ये आपका 200 शब्द का क्वेश्चन इस समाजवादी शब्द पर आएगा, तो ये सारी चीजें लिखनी होंगी। अगली चीज चलते हैं हम लोग, पंथ निरपेक्षता। लोग कहते हैं एक है धर्म निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। तो ये पंथ निरपेक्षता, ये धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता तो हम लोग समझ गए थे कि पंथ निरपेक्षता में दो चीजें यहां पर ली गई थी, परिभाषा में क्या ली गई थी, राज्य का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, और राज्य सभी पंथों का संरक्षण करेगा।
सेक्युलर, है ना, ऐसा हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं सेक्युलर। ये शब्द है जो इंग्लिश में है, जिसका हिंदी वर्जन ये है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। तो ये बेसिकली जो धर्म पंथ निरपेक्षता है, संविधान में ओरिजिनली जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया। अब इंग्लिश का जब हिंदी में ट्रांसलेशन तो पंथ निरपेक्षता लिखें कि धर्म निरपेक्षता, ये बात आई तो हम लोगों ने पंथ निरपेक्षता को चूज किया, धर्म निरपेक्षता को चूज नहीं किया। क्यों नहीं चूज किया वो समझिए इसके ओरिजिन से। सेक्युलर शब्द अस्तित्व में कहां से आया? तो पश्चिमी देशों से। पश्चिमी देश में सेकुलर शब्द कुछ 1850 के आसपास अपने फॉर्मेट में आ रहा था कि सेकुलर का मीनिंग क्या होगा, ये कुछ 1850 के आसपास अपने फॉर्मेट में आ रहा था। क्या सेकुलरिज्म की क्या जरूरत पड़ गई और क्यों ये शब्द के मीनिंग इस तरह से निर्धारित, कोई भी शब्द जो निर्धारित हुआ वो क्यों निर्धारित हुआ? तो समझिए वहां पर एक अंधकार युग था। अंधकार युग का मतलब है ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं कीजिएगा। मतलब अगर लिख दिया गया धर्म ग्रंथ में कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका चक्कर लगाता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। और अगर आपने ऐसी कुछ रिसर्च कर ली है तो आपको उसका दंड मिलेगा। आप तर्क की बात मत कीजिए, जो धर्म में लिखा है वही सब सही है। यानी क्या है, जैसे हमारे यहां होता है कि जब सिविल सर्विस दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या करते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में ये देखें कि और इम्प्रूवमेंट क्या करें। एक तरीका ये होता है, लेकिन एक तरीका ये होता है कि हम पहुंचते हैं पंडित जी के पास, हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, पंडित जी बताते हैं कि भाई ये शनि का दोष है, ये राहु है, यहाँ पर ना इस तरह की समस्याएं हैं। तो अब आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो निवारण बताते हैं, फिर आप कथा वाचन करवाते हैं, फिर तमाम सारी और काम करवाते हैं। जो ये सब काम करवा रहे होते हैं आप, इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके सिलेक्शन से है या नहीं ये नहीं पता। यानी तर्क के द्वारा ये सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये विज्ञान नहीं है। तर्क के द्वारा आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन आप अच्छा पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छा लिख पाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका तार्किक संबंध है। तो यदि आप क्या है धर्म के अनुसार देखें, तब तो यज्ञ करके भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तब यहां क्लास में आने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, तब आप यज्ञ करवाइए और सेलेक्ट हो जाइए। लेकिन अगर यज्ञ से सेलेक्ट नहीं होते, यहां पर आना है, तो फिर आप समझिए कि यहां पर अगर आ रहे हैं तो ये तर्क वाली बात है। और ये तर्क वाली बात उस समय सुनने को कोई तैयार नहीं था कि आपको इस तरह की क्लासरूम में जाके पढ़ाई करके और फिर सेलेक्ट होना है। एक बार ऐसा जो बाइबल में लिखा है वैसा कीजिए और बस। तो बात ये होती है कि दुख क्यों है भाई, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, अगला भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगला अच्छा जीवन जी रहा, हम अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे। तो क्यों? तो भाई आपने जो भी पिछला कर्म किया है उसका भुगतान है, ऊपर वाला देख रहा है सब, ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। हिंदू धर्म में तो क्या है, पीछे पिछला जन्म बता देते हैं, लेकिन बाकी जगह में पिछला जन्म अगला जन्म नहीं होता, वो जन्म नहीं जानते हैं, तो वो दूसरी बातें बताते हैं कि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। हर जगह एक तरीके का व्यवस्था गढ़ ली जाती है, तो कहते हैं ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है आपसे। हम ऊपर वाले को परीक्षा देना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते, वो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। कब तक लेगा वो भी नहीं पता, हो सकता है पूरा जीवन लेता रहे। जो परीक्षा देता रहता है वो पूरा जीवन परीक्षा देता रहता है, और जो आदमी इत्मीनान से जीवन का सुख भोगता है वो जीवन भर सुख भोगता रहता है, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं। तो यहां पर क्या है, कोई तार्किक संबंध नहीं है इन चीजों का। तो ऐसी अजीब सी बात जिनका कोई तार्किक संबंध नहीं था, जिसकी तार्किकता को एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता था, उन बातों पर समाज टिका हुआ था, इसलिए उसे अंधकार युग कहा गया। लेकिन धीरे धीरे लोग, चूंकि उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही थी, आप समझिए चाहे धर्म हो चाहे आपका जो पढ़ाई लिखाई हो, जिस चीज से आपकी समस्या सॉल्व होती है आप उस तरफ मुड़ जाते हैं। कोई व्यक्ति ये वीडियो केवल इसलिए देखेगा क्योंकि
उसकी समस्या सॉल्व हो रही है, यानी सिविल सर्विस में कहीं ना कहीं उसको फायदा मिल रहा है। अदरवाइज ये घंटे 2 घंटे बैठ के वीडियो देखना या क्लासों में बैठ के लंबे लंबे लेक्चर सुनना कौन करता? तो आप समझिए आपके फायदे में जो है वही आप करते हैं। और यहां पर दिखा कि जो अभी तक पूरे दुनिया में चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है उन देशों में यानी पश्चिमी देशों में, वो उस व्यवस्था के अनुसार हमारा जीवन अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया। जिन लोगों ने भी ऐसा महसूस किया उन्होंने इसका विरोध किया कि चूंकि धार्मिकता धार्मिकता ही सब जगह व्याप्त है, तर्क की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तर्क की बात सीधे बताई जाती है कि इससे ये होगा, उसकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जो लोग इस तरीके की बात को खारिज करते हैं कि हम क्या है, केवल धर्मांध नहीं होंगे, हम अपना जीवन सुधारने के लिए तार्किक बातों पर बेस्ड होंगे, उनको कहा गया सेकुलर। धार्मिकता को त्याग देना है। यहां पर उन्होंने कहा सेकुलर आप तभी होगे जब धर्म को त्याग देंगे, या और आगे बढ़ेंगे धर्म का विरोध करेंगे। धर्म को त्याग देना, क्योंकि धर्म की बात करते रहेंगे तो भाई विकास नहीं हो सकता। विकास करना है, बेहतर जीवन जीना है, तो धर्म का त्याग करेंगे या धर्म के विरोधी हो जाएंगे। धर्म के विरोधी, ठीक है। तो ये पहली चीज वहां पर धर्मनिरपेक्षता सेकुलर के लिए जो शब्द आया वो ये आया कि धर्म को त्याग देंगे और तर्क को अपना लेंगे। तर्क को अपना लेंगे। और तर्क क्या है? यही तो विज्ञान है। तर्क, विज्ञान, तर्क, इसको अपना लेंगे। जो तार्किक बातें होंगी उन्हीं को अपनाएंगे और जो ये धार्मिक बातें हैं उनका त्याग कर देंगे। कहा गया धार्मिक बातों में तो नैतिक शिक्षा भी होती है, फिर उसका भी त्याग कर दें क्या? उससे तो समाज बेहतर बनता है। तो बोले धर्म से नैतिकता को अलग कर देंगे। धर्म से नैतिकता को अलग कर देंगे। तो कैसे पहचानेंगे धर्म की कौन सी बात है? तो सीधी बात है, धर्म की कौन सी बात है, उसको धर्म में हमेशा एक परलोक होता है, एक इनविजिबल जगह होती है, एक परलोक होता है, जहां पर अन्य धर्मों के अनुसार आपका फैसला होता है। आपकी मृत्यु के बाद वहां फैसला होगा और तब आपके किए गए कर्मों का हिसाब किताब समझा जाएगा। उसी के अनुसार आपको वहां पर जो जीवन मिलेगा वो मिलेगा। तो कुछ धर्म मानते हैं आपको लौट के नहीं आना है, लेकिन वहां पर जो अगला जीवन मिलेगा वो उसी तरह का मिलेगा। यहां धरती पर लौट के नहीं आना है, धरती पर तो इतना ही कार्यकाल है। लेकिन हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, धरती पर कार्यकाल है, अब बार बार लौट कर आएंगे, यहीं पर लौट कर आएंगे और पिछले जन्म का भुगतान करेंगे। तो दोनों में बात एक ही है, चाहे वो हम किसी इनविजिबल जगह में जाके कोई सुख भोग रहे हों या रिपीट यहीं पर इसी धरती पर आके सुख भोग रहे हों, बात तो एक ही है कि हमको कोई एक परलोक है जहां से सारा डिसीजन होता है, इधर से डिसीजन नहीं होता। और ये परलोक वाला कॉन्सेप्ट जो है वो धर्म में है, तो परलोक वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ेगा। इस लोक की बात करनी पड़ेगी, अभी क्या होगा उसकी बात करनी पड़ेगी। इस लोक की बात, इस लोक की बात करनी पड़ेगी, परलोक को किनारे कर देना पड़ेगा। तो परलोक को किनारे करेंगे, धर्म किनारे हो गया। धर्म से नैतिकता को अलग करके नैतिकता को मान लेंगे क्योंकि वो समाज के लिए बेहतर काम करती है, और विज्ञान को मान लेंगे क्योंकि विज्ञान भी बेहतर काम करता है। यदि इस तरीके से कोई व्यवस्था पैदा होती है, जो लोग भी ऐसे होते हैं उन्हें सेकुलर कहा जाता है। यानी यहां पर देखिए धर्म का विरोधी हो जाना। अब आते हैं भारत में। तो जब भारत में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया तो भारत में कहा गया भाई जो सेकुलर हैं वो धर्म का त्याग कर देंगे या धर्म के विरोधी हो जाएंगे।
धर्म का त्याग एक बात है कि भाई हम धर्म नहीं मानते, दूसरा है हम हर धर्म के विरोधी हो जाएं, वो दूसरी बात होती है, वो नेगेटिव बात होती है। एक पॉजिटिव यहां तक है उदासीन हो जाना, कोई बात नहीं हम धार्मिकता की बात ही नहीं करेंगे। और एक आदमी होता है जहां जहां संभव हो सकेगा हम विरोध करेंगे। तो दोनों बातें थोड़ी क्या होता है, एक भाई ये एक्सट्रीम है धर्म का विरोधी होना यानी नेगेटिव हो जाना, ये है कि उदासीन हो जाना, है ना। तो इस तरह से इस चीज को समझेंगे। लेकिन जब भारत में आइए तो भारत में चूंकि जो संस्कृति थी वो आप पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं डालती थी कि आप केवल धर्म के अनुसार ही काम कीजिए। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि वो कभी भी किसी व्यक्ति पर यह दबाव नहीं डालती है कि आप धर्म के अनुसार ही अपना आचरण कीजिए, और धर्म केवल यही आचरण सेट करता है या धर्म में ये लिखा है तो इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे आप। तमाम सारी विचारधारा और तमाम सारे लोग हैं, और आपको इवन छूट है कि आप मंदिर में जाके पूजा करें नहीं करें, अपने घर में करें, केवल अपने जहां भी हैं केवल मन में याद कर लें या नहीं करें, अपने केवल काम में लगे रहें, वो सब भी पूजा है। तो आप समझिए यहाँ की संस्कृति जिस तरह से थी वो दबाव ही नहीं डालती थी, आपके तार्किक होने पर भी वो कहीं पर लगाम नहीं लगाती थी। तो फिर हम धर्म को त्याग कैसे कर देते, ये भारतीय माइंडसेट में सेट नहीं हो पाया कि धर्म का त्याग क्यों कर दें, धर्म तो अपनाएंगे। तो धर्म को अपनाएंगे हम तो लोग धार्मिक होंगे, तो सरकार का वास्ता होगा। अब यहां पर एक समस्या आती है जब धर्म को हम अपना लेते हैं, यानी धर्म के हम विरोधी नहीं हैं, और सेकुलर शब्द का ठीक यहां पर जो ट्रांसलेशन है वो धर्मनिरपेक्षता है, यानी धर्म को छोड़ देना, धर्म का त्याग कर देना। इसलिए हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को अपने संविधान में नहीं लिखा, पंथ निरपेक्षता को लिखा, क्योंकि सेकुलर का होता है धर्म को त्याग देना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है धर्म को त्याग देना, और हम धर्म को त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो धर्म को जब त्यागने के लिए लोग तैयार नहीं हैं तो फिर राज्य का क्या कर्तव्य होगा, राज्य का कर्तव्य होता है धर्म आप मानते हुए तब भी जो समस्याएं हैं उनका निदान करना हमारा काम है। तब राज्य ने स्वीकार किया कि राज्य तो कोई नहीं बताएगा, राज्य कोई पंथ नहीं बताएगा, कोई धर्म नहीं बताएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है। राज्य कहेगा आप ये डिसाइड करो कौन सा धर्म अच्छा है कौन सा नहीं है, वो आप डिसाइड करो, है ना। वो व्यक्ति का मामला है, वो हमारा मामला है ही नहीं है। तो राज्य इस मामले से दूर हट गया, धार्मिकता के मामले से, बोला हम नहीं बताएंगे आपके लिए धर्म, हम किसी धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, हम आपके लिए धर्म नहीं बताएंगे, लेकिन अगर आप धर्म मानते हैं तो हम आपका समर्थन करते हैं। यानी भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष, यानी धर्म को नहीं छोड़ता, पंथ को कहता है हम पंथों के बीच में बेहतर व्यवस्था नहीं बताएंगे। अच्छा, धर्म निरपेक्षता तो समझ में आ गई, बात होती पंथ क्या है, उस शब्द को भी थोड़ी सी ध्यान देंगे तो और समझ में आएगा कि पंथ क्या है। भारत में सॉरी भारतीय व्यवस्था में जब आप देखें तो कई सारे धर्म, जो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कई सारे धर्म हैं, तो कई सारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं। अब ये सारी जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम धर्म को किसने स्थापित किया, तो पैगंबर मोहम्मद ने स्थापित किया। फिर आगे बात करते हैं कि भाई सिख धर्म की स्थापना की तो गुरु नानक देव जी ने की। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि भाई ये क्या है, जैन धर्म की किसने स्थापना की, तो भगवान महावीर ने की। तो इस तरह से क्या है, हम बता सकते हैं कि किन्होंने इन धर्मों की स्थापना की। लेकिन जब हम मूल यहाँ के धर्म पर आते हैं और कहते हैं हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, तो आप एक व्यक्ति का नाम ऐसे नहीं बता सकते कि इसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म की स्थापना की। तो जब इस तरह से बहुत स्पष्ट नहीं बता सकते तो हमारे यहाँ क्या है, पंथ है। धर्म को माना गया, धर्म तो जीवन जीने का स्टाइल है, और जीवन जीने का स्टाइल अलग अलग रास्तों से होकर गुजरता है। और जो रास्ते हैं तो रास्ता दिखाने वाले जिस विचारधारा के होंगे वो उस तरह का रास्ता दिखाते हैं। आपको जो रास्ता पसंद हो, वो जो रास्ता होता है उसी को कहते हैं पंथ। यानी भारतीय व्यवस्था, जो भारतीय हिंदुइज्म जो यहाँ पर विकसित हुआ, उसने एक ही बात सिखाई कि हम
जीवन जीने की एक विशेष व्यवस्था में रहेंगे, यानी वो हमारा धर्म होगा, इस व्यवस्था में रहेंगे। अब हम किस विचारधारा के अनुसार वो जीवन जिएंगे वो अलग बात है, यानी हम धार्मिक तो होंगे, लेकिन हम उसका तरीका क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा, वो अलग अलग पंथों के अनुसार, यानी अलग अलग दिखाए गए रास्तों के अनुसार हो सकता है। तो भारतीय व्यवस्था ये मानती है कि जैसे अलग अलग रास्ते दिखाने वाले ऋषि मुनि भारतीय व्यवस्था में रहे हैं, तो चाहे गुरु नानक देव जी रहे हों, चाहे मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे महावीर भगवान रहे हों, ये सब लोग अलग अलग ऋषि मुनि ही माने जा सकते हैं और इनके द्वारा भी पंथ या रास्ते ही दिखाए गए हैं। तो हम जब इनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को पंथ मानते हैं, तो हम कहते हैं इन पंथों में से, सामान्य तौर पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसमें कहा जाता है इन धर्मों में से, क्योंकि जब बात होती है तो धर्म, लेकिन हमने जब हिंदुइज्म और हिंदू संस्कृति की बात की तो उसमें हम पंथ मानते हैं। हम धार्मिक अलगाव मानते ही नहीं, धार्मिक कोई अलगाव नहीं है, सभी लोग धर्म मानते हैं, ये पंथ का अलगाव है। तो कहा गया राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, नहीं, राज्य जो हिंदुइज्म की विचारधारा के अनुसार न कोई काम करेगा, न मुस्लिम विचारधारा के अनुसार कोई काम करेगा, ये पंथ है, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, ये सारे पंथ हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति के अनुसार ये सारी चीजें पंथ बताती हैं। तो यहां पर यही समझ लेना है कि राज्य का कोई पंथ नहीं होगा का मतलब है इनमें से किसी को हम बेस्ट नहीं बताएंगे, लेकिन आपको हम धर्म मानने से रोक नहीं रहे, आप इनमें से किसी भी पंथ के अनुसार अपना जीवन बिता सकते हैं और आपको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। का मतलब क्या है, राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, यानी किस धर्म के अनुसार या किस पंथ के अनुसार आप जीवन बिताते हैं इस बात का विरोधी नहीं है कि आप किसी पंथ के अनुसार बिताइए या पंथ के अनुसार मत बिताइए, जैसा मर्जी है वैसा बिताइए, उसके हम विरोधी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, धर्म को त्यागने नहीं जा रहे। तो भारतीय व्यवस्था में धर्म को त्यागने की व्यवस्था नहीं है, धर्म मानते हुए, यानी अपनी एक जीवन पद्धति, एक लाइफ स्टाइल सेट करते हैं, उसको हम यहाँ धर्म मानते हैं, रिलीजन मानते हैं। और जो ये यहाँ पर हम एक लाइफ स्टाइल सेट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर जो लाइफ स्टाइल होती है जो किसी मार्गदर्शक के अंडर होती है उसे मानते हैं पंथ। और इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, धर्म निरपेक्ष नहीं है, यानी धर्म के विरोधी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आ सकता हो 200 शब्दों में, तो इस शब्द को, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं 200 शब्दों में एक क्वेश्चन, ये पंथ निरपेक्षता के ऊपर। फिर आते हैं लोकतांत्रिक और गणराज्य, जिसको हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामान्य परिभाषा जो हम जानते हैं क्या है, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये लोकतंत्र की परिभाषा सामान्य तौर पे सभी के जबान पे होती है। तो अब इस बात को समझना है, जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो एक बार पहले भी मैंने हिंट किया था, फिर से यहां पर समझ लेंगे। जनता का शासन होगा, जनता का शासन होगा यानी जनता की भागीदारी होगी, जनता की भागीदारी होगी। एक पॉइंट, जनता के लिए ये शासन व्यवस्था काम करेगी। तो जो जनता के लिए शासन व्यवस्था काम करेगी,
यानी जनता के प्रति उत्तरदायी भावना। और ये जो भी शासन में आते हैं जनता द्वारा ही चुने जाएंगे, है ना। तो यानी क्या है, जनता द्वारा चुने हुए लोग। तो जनता द्वारा चुने हुए लोग और जनता की भागीदारी एक समान चीजें होती हैं, तो हम मानते हैं भागीदारी और उत्तरदायित्व दो शब्दावली मूल रूप से आती है। अब यहां पर भागीदारी जनता की कहां पर है, उत्तरदायित्व जनता का कहां पर है, जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये पता लगा सकते हैं कि जनता की भागीदारी हो रही है शासन व्यवस्था में, या जनता चुन रही है अपने नेताओं को। जो मैंने बताया भागीदारी का ये मतलब होता है, भागीदारी का मतलब स्वयं भी पहुंचना होता है, भागीदारी का मतलब वोट डालना भी होता है। तो वोट डाल रहे हैं या स्वयं जनता में से एक व्यक्ति चुना जा रहा है, दोनों ही भागीदारी। तो यहां पर क्या है, जनता के द्वारा चुना जा रहा है या जनता खुद वोट डाल रही है, ये भागीदारी है। जहां पर भी ये व्यवस्था पाई जाएगी वो आपको लोकतंत्र कहलाएगी। और जो जनता के लिए काम करेगी, जनता के हित में काम करेगी, और जितना जनता के हित में काम करेगी वो उत्तरदायी सरकार का उदाहरण होता है। तो ये कुल मिला के क्या है, ये दो शब्द आपको बताएंगे शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है कि नहीं है। तो शासन व्यवस्था जितनी ज्यादा उत्तरदायी होगी उतनी ज्यादा लोकतांत्रिक है। शासन व्यवस्था जितनी ज्यादा भागीदारी पूर्ण होगी उतना ज्यादा लोकतांत्रिक है। तो इसकी डिग्रीज क्या है, मापने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आजकल इंडेक्सिंग मापने का तरीका है कि जनता की भागीदारी किस जगह में कितनी है, जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व कितना है। ये सब इंडेक्सिंग का विषय हो गया है, तमाम सारी दुनिया में इनके इंडेक्स आए हैं। लेकिन हम भी क्या है, हम उन इंडेक्स के न रहते हुए हम क्या है, उदाहरणों के द्वारा बताते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है उदाहरण के द्वारा बताते हैं उत्तरदायित्व कैसे है या भागीदारी कैसे है। जैसे मैंने बताया, भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में लोकतंत्र है तो हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जनता एक नई सरकार को चुनती है, ये भागीदारी दिखाता है। 5 साल में चुनाव का होना जिसमें जनता द्वारा चुने गए लोग ही शासन में बैठते हों, ये भागीदारी दिखाता है। वो लोग जो भी काम करते हैं वो जनता के बेस्ट बेनिफिट में करने का प्रयास करते हैं और यही दिखाते हैं। हर समय आप प्रधानमंत्री जो आज अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो कहते हैं जनता के बेस्ट बेनिफिट में आके स्वयं आपके प्रति उत्तरदायी हैं, इसीलिए आके स्वयं आपको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भाई ये लॉकडाउन है, हम सब के भले के लिए है और इसलिए ये किया जाना है। तो कुल मिला के क्या है, अगर वो आंसरेबल ना होते तो जरूरी नहीं था कि वो आपके सामने आते, जरूरी नहीं होता कि वो आपके साथ संवाद करते, केवल आदेश आते और आपको वैसा फॉलो करना होता। कभी ना आपसे पूछा जाता, जैसे कभी क्या है केजरीवाल आते हैं जनता से पूछते हैं कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जनता अपनी राय दे। ऐसा क्या है, प्रधानमंत्री भी जब निर्णय लेते हैं तो तमाम सारे लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि जनता के बेस्ट बेनिफिट में क्या है, और वो कोशिश करते हैं उसको करने की कि जनता के बेस्ट बेनिफिट में। जनता को जब समस्या हुई तो उन्होंने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया। अगर वो उत्तरदायी नहीं होते तो 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी। तो यही समझिए क्या है कि आप उदाहरणों के थ्रू भागीदारी और उत्तरदायित्व को बता सकते हैं। और उत्तरदायित्व सदन में भी होता है। उत्तरदायित्व कई तरीके का, हम लोग उत्तरदायित्व आगे चल के और पढ़ेंगे तो इसमें और इनरिचमेंट होता जाएगा, तो हम उन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो इसमें क्या है और ज्यादा कंटेंट आपको मिलते चले जाएंगे। फिर ये तो एक पार्ट हुआ, सरकार लोकतांत्रिक है यानी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक है, ये एक पार्ट हुआ। एक पार्ट ये भी है जब जनता लोकतांत्रिक हो, जनता लोकतांत्रिक हो यानी समाज का लोकतांत्रिक होना। समाज का लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है, समाज में कई तरह की विचारधाराएं पाई जाती हैं।
यदि समाज में इतना सामंजस्य हो कि हर विचारधारा का स्वागत हो सके, भले वो आपकी विरोधी विचारधारा हो, पर अगला व्यक्ति भी इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि यदि वो आपके विरोध में भी कुछ कहता है तो उसके ऊपर हिंसात्मक हमले नहीं होंगे, उसको समस्या नहीं पैदा की जाएगी। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज है। लेकिन अगर हम अपने विरोधी बात नहीं सुनते हैं या नहीं सुन पाते हैं और उसके जैसे ही कोई बात विरोध में की जाती है तब हिंसात्मक गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं, यदि ऐसी समस्या समाज में है तो आप समझिए समाज लोकतांत्रिक समाज नहीं कहलाता। तो लोकतंत्र का यहाँ विरोधी विचारधारा का भी स्वागत होना चाहिए, उसका भी स्थान होना चाहिए। ये समाज में लोकतांत्रिकरण की व्यवस्था बताती है। तो हमारे समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत हद तक है और बहुत हद तक हम विरोधी विचार सुनते हैं, लेकिन कई बार उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जब हम विरोधी विचारधाराओं को कहीं पर भी स्थान नहीं दे पाते। ये एक तरीके की समस्या, जैसे आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में क्या होता है, आप एक विचार लिखिए और अगर विरोधी व्यक्ति है तो क्या करता है, आपको गाली देना शुरू करता है। भाई एक व्यक्ति का विचार है, आप विरोधी हो सकते हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखिए, आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन गाली देना अगर आप करते हैं तो ये निश्चित तौर पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जब आप क्या है, कोई एक पोस्ट लिखी जाती है और आप विरोधी हैं तो आप सीधे उसको मारने पीटने पहुंच जाते हैं उसके घर। कानून की व्यवस्था का सहारा नहीं लेते हैं कि अगर गलत किया है तो कानून है, या अगर गलत है तो जो बातें गलत हैं और आपकी भावनाओं को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं उसके लिए तमाम सारे कानूनी प्रावधान है। हमें कानूनी तरीके से जाना चाहिए, एक कंसेंसस बनाना चाहिए कि इन बातों को कोई नहीं कहेगा, यदि कहेगा तो उसे क्या है, उचित दंड मिलेगा। न कि हम स्वयं जाएं और युद्ध लड़ने लगें या हम जाएं और गाली गलौज करने लगें। यदि ऐसा करते हैं तो हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज नहीं है। तो इसको भी उदाहरण से बताया जा सकता है। तो ये सब उदाहरण से बताए जा सकते हैं। तो यहां पर क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात हो रही थी, चूंकि मैंने कहा कि ये देश स्थापित करने की शासन व्यवस्था की बात करेंगे, लेकिन यहां साथ साथ मैंने ये बताया कि जब आपको एक क्वेश्चन आए तो हमारा समाज किस हद तक लोकतांत्रिक है, तो समाज का लोकतांत्रिकरण क्या होता है वो मैंने आपको यहां पर बताया। चूंकि क्या है, उस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, तो ये आपको समझना है। तो मूल रूप से अगर शासन व्यवस्था में आए तो आप केवल इतना बता सकते हैं, लेकिन अगर लोकतांत्रिकरण समाज और शासन व्यवस्था दोनों का है तो आप दोनों चीजें बता सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वैसा बता सकते हैं हम। गणराज्य, गणराज्य का मतलब है राज्य का अध्यक्ष चुना हुआ होना चाहिए। राज्य का अध्यक्ष चुना हुआ होना चाहिए। तो राज्य का अध्यक्ष चुना हुआ होना चाहिए। और ये चुनाव कैसे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी विधि से हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि वो प्रत्यक्ष चुना जाता है या अप्रत्यक्ष चुना जाता है। बात होती है चुना हुआ होना चाहिए राज्य का अध्यक्ष। और दूसरी बात भी इस पर स्पष्ट की गई है कि राज्य का अध्यक्ष कुछ जगह पे वंशानुगत होता है, तो यहां पर वंशानुगत नहीं होगा। राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत न हो। वंशानुगत होता है तो राजतंत्र कहलाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें लिख दी गई हैं। एक बात कहा गया चुना हुआ होना चाहिए। अब ऐसा कर ले कभी कि भाई क्या है कि
चुनाव तो करें, लेकिन क्या है, हम पर्टिकुलर वंश में ही चुनाव करें कि ये लड़का, छोटा लड़का कि बड़ा लड़का इनका अब राजा बनेगा, तो ये मुसीबत हो जाएगी। तो यहां दोनों बातें बहुत स्पष्ट की गई हैं कि वंशानुगत यानी क्या है, पिताजी किसी पोस्ट पर बैठे तो ये नहीं कि लड़का भी उसी पोस्ट पर बैठे, यानी राज्य का अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्रपति हो गया तो अब वो चले जाएंगे तो उसके बाद उनके बच्चे जाएंगे और राष्ट्रपति पद धारण करेंगे, कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है ना। और यहाँ पर वंशानुगत के आधार पर, यानी ये आपकी क्वालिटी नहीं है कि आप किसी वंश में पैदा हुए हैं, वंश आपकी क्वालिटी नहीं रहा। इसका सीधा मतलब है वंश आपकी क्वालिटी नहीं है। अब जनता फैसला करेगी तमाम सारे शासन की व्यवस्थाओं पर, और राज्य के अध्यक्ष के यहां पर जो डेफिनेशन बताई जाती है, तो राज्य का अध्यक्ष जब बोला जाता है तो इसका मतलब हुआ जब हम सबसे बड़ी पोस्ट पर चुने हुए व्यक्ति को बैठा रहे हैं, तो देश में अन्य जगहों पर तो हम चुने हुए ही व्यक्तियों को बैठाएंगे, क्योंकि अध्यक्ष ही चुना हुआ है। तो हम कहीं भी वंश को प्राथमिकता नहीं देंगे, बल्कि चुनाव को प्राथमिकता देंगे, जनता को प्राथमिकता देंगे। जनता कहीं ना कहीं चुनेगी, कहीं ना कहीं से ये चुने जाएंगे, ये वंश प्राथमिकता का विषय नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, 20 शब्द में आए तो सीधे सीधे 2 लाइनें लिख दीजिए, जब 50 शब्द में आए तो थोड़ी सी समझा दीजिए, अगर ये आता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह से आप गणराज्य के बारे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये हुआ आपका दूसरा फेज। तीसरा फेज हम लोग चलेंगे, जो प्रियम्बल का तीसरा फेज है। तो अगले अंक में हम लोग, पॉलिटी के अगले अंक में इसका तीसरा फेज देखेंगे। थैंक यू।